गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है काफी इम्पोर्टेंट है, लिफ्ट एलिवेटर मेंटेनेंस। ये जो है लिफ्ट जो हमारी रहती है, इसका जो मेंटेनेंस करती है ओईएम है। कहीं पर पोनी की लिफ्ट लगी है, कहीं पर ओटिस की लगी है, कहीं पर स्नाइडर की, अलग अलग लिफ्टें हर जगह लगी रहती है। तो एएमसी सभी जगह पर है लगभग हमारी, और ओईएम इसका मेंटेनेंस करता है। तो जो लिफ्ट है और एलिवेटर है, लिफ्ट बेसिकली ब्रिटिश लैंग्वेज में बोलते हैं और एलिवेटर जो बोलते हैं वो अमेरिकन एसेंट में बोलते हैं। तो लिफ्ट और एलिवेटर ये एक ही चीज है। इंडिया में लिफ्ट भी बोलते हैं, एलिवेटर भी बोलते हैं। ब्रिटिश में लिफ्ट बोला जाता है, अमेरिकन में एलिवेटर बोला जाता है। जो पहली लिफ्ट है उसका जो आविष्कार किया था पैसेंजर लिफ्ट का, वो किया था एलिसा ओटिस ने 1852 में। इससे पहले गुड्स लिफ्ट काफी आती थी, सामान के लिए जो लिफ्ट थी वो पहले ही आविष्कार हो चुका था। जो रोलर के ऊपर रस्सी घुमा के, जिसमें मैन पावर का यूज किया जाता था, जानवरों का भी यूज किया खींचने के लिए रस्सी को। बट जो पैसेंजर लिफ्ट आई सबसे पहले वो आई 1852 में। अभी स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ। शेयर कॉन्टेक्ट कहाँ देखना है, नहीं रही स्क्रीन। आ गई स्क्रीन? आई स्क्रीन चमक? नहीं आई सर, अभी नहीं। हाँ, कोई नहीं, 1 मिनट आ जाएगी अभी। अरे इधर तो आया, देख तो सही। ये शेयर है। आपने डेस्कटॉप पे रख लिया? हाँ, डेस्कटॉप पे। ये नहीं, कहाँ है? विंडो ये ये एलिवेटर नीचे रखना पड़ेगा। हाँ, अभी नीचे रख लिया। खोल के इसको नीचे रखो और इसको खोल दो। क्यों बोला? नहीं, बड़ा क्यों बोला? या ऑर्चर्ड एवेन्यू से किसने ज्वाइन किया है अभी? मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग सॉरी दिलीप फॉर द सर। डिले, सॉरी फॉर द डिले। इसमें कुछ इशू आ रहा है अभी। होल्ड फॉर ए व्हाइल इसमें कर रहे हैं। ओके ओके। जॉन्स को बुलाना है। किसी का सर कोई वेंडर ही नहीं आ रहा है। क्लेम में जाएगा लेकिन वेंडर से कोटेशन को लेना। कोटेशन
ऑपरेशन देके नेगोशिएशन करके उसके बाद वो उसको बिल अब सबमिट देखना होता है पेपर के साथ। वो आपने ACC वाले का दिया था, उसमें भी आ रहा है, ये आ रहा है, करते करते फिर ठीक। अभी क्या फाइल किया से था? स्लिप हो जाता है। सुधीर सैनी ने दिया था और किसी ने दिया ही नहीं। हेलो, स्क्रीन दिख रही है सभी को? Yes, sir. यस सर, ओके दिख सर। रही है। जी जी, जो लिफ्ट का Yes, sir. आविष्कार हुआ था 19th सेंचुरी में हुआ था, 1852 में, उसमें क्योंकि आया ही नहीं सर, उसको मैंने फोटो सब शेयर कर दिया। इस टाइम इंडस्ट्रियलाइजेशन काफी हुआ, काफी उद्योग आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, जिसके कारण लिफ्ट की जरूरत पड़ी। दूसरा मैंने वो एलिसा अश्विनी ओटिस था ने दिया था, जिसने ये यशराज लिफ्ट वर्मा करके बनाई। है। सबसे पहले जो लिफ्ट वो थी, सबसे जो उसको ही बुलाया, वो इसमें नहीं आ पाया। जरूरत पड़ी थी, यही मैन की सेफ्टी की थी, कि अगर रस्सी टूट जाए या कुछ हो जाए तो सेफ्टी का क्या होगा, जान की हानि होगी, मान की हानि होगी। तो इसके लिए रस्सी को काट के एलिसा ओटिस ने एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें उसने ये स्प्रिंग लोडेड पोल्स, हुक और आर्म्स का यूज किया, और साइड में जो रेलिंग होती है वहां पर टूथ लगाए उसने, जिससे कि ये जो हमारी पोल थी इसमें फंस जाए। ये यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो, ये रस्सी के साथ, रोप के साथ ये बंधा रहता था, रोप की टेंशन में। जैसे ही रोप कटती थी तो ये साइड में टूथ में फंस जाता था। इसमें फंसने से लिफ्ट की ब्रेक लग जाती थी, जिससे कि लिफ्ट फ्री फॉल्स नहीं होती थी। तो ये 19th सेंचुरी की बात है। अब हम 21st सेंचुरी में बैठे हैं। तो ये पहली लिफ्ट थी, उसके बाद काफी इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ। उस ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, एलिसा ओटिस ने किया था। इसने रोप को काटा था। रोप के काटने के बाद क्या होता था कि ये जो पोल है ये टूथ में फंस जाते थे। टूथ में फंसने से हमारी कार रुक जाती थी और कोई भी नुकसान नहीं होता था पैसेंजर को। तो जब ये एक्सपेरिमेंट हो गया तो लोगों ने लिफ्ट का यूज करना शुरू कर दिया। उनको एक विश्वास हो गया कि लिफ्ट नीचे नहीं गिरेगी रस्सी कटने के बाद भी। बट इसका कुछ टाइम के बाद नुकसान ये हुआ कि जो साइड के रेलिंग वाले टूथ थे ये कई बार टूट जाते थे, क्योंकि एकदम से जैसे ही लिफ्ट में झटका लगेगा तो उससे क्या होगा कि इस पे प्रेशर आएगा टूथ पे। तो कई बार क्या हुआ कि हैवी स्पीड वाली जो लिफ्ट थी वो इसमें फंसने से ये टूथ टूट जाते थे। और आज जो इम्प्रूवमेंट है, करंटली हम लिफ्ट यूज करते हैं, वो प्रोग्रेसिव ब्रेकिंग में कन्वर्ट हो चुकी है। जो पहले ये पोल वाली ब्रेकिंग थी, इसमें OSG यूज करते हैं, जिसके बारे में आगे भी हम डिटेल में बताएंगे। ओवर स्पीड गवर्नर, ये एक मैकेनिज्म है जो 15 से 20% स्पीड हाई होने पे ब्रेकिंग ऑटोमेटिक लग जाती है। तो एक तो स्पीड अगर हाई हुई, अगर रोप भी बाई चांस, जितनी भी रोप होती है 4 या 5 जो रोप उसमें हमारी लिफ्ट में है, वो कट भी जाए किसी रीजन से उनको, तो ये ओवर स्पीड मैकेनिज्म हमारी लिफ्ट को, ब्रेकिंग मैकेनिज्म को ऑपरेट कर देगा। ये कैसे फंक्शन करती है, इसमें ये हमारा टेरेस पे लिफ्ट मशीन रूम में OSG लगा रहता है। OSG की स्पीड सोच करो, आपकी लिफ्ट 1 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रही है। अगर स्पीड 1.2 हो जाए, 20% बढ़ जाए, तो ये हुक लग जाती है OSG में जो ऊपर है, इसको ऑपरेट करा देती है, जिससे ये होल्ड हो जाता है। यहाँ पर जो ये मैंने माउस अभी लेकर आया हूँ, दिख रहा है ना उसमें माउस? तो यहाँ पर ये हुक में फंसने के कारण ये इस रोप को, दो रोप होती है, एक कार की रोप होती है और OSG रोप, एक OSG रोप भी साथ के साथ चलती है। ये यहाँ पर ये ग्रीन वाला जो दिखाया है इसको होल्ड कराएगी। ये होल्ड कराने से ये प्लंजर, ये जो रेलिंग है, रेलिंग को जकड़ लेगा और जिससे कार वहीं पर रुक जाएगी। ये प्रोग्रेसिव ब्रेकिंग है। स्टार्टिंग में जो ब्रेकिंग सिस्टम आया था उसमें ये था कि झटका जोर से लगता था, जो पहले लिफ्टें होती थी। प्रोग्रेसिव लिफ्ट में ये धीरे धीरे, जो ये ब्रेकिंग है ग्रीन कलर में जो दिखा रखा है, ये धीरे धीरे फंसता है इसमें, ये नीचे कार के नीचे होता है। तो ये एडवांसमेंट हुआ है लिफ्ट की टेक्नोलॉजी में। पुरानी पोल वाली लिफ्ट से टूथ जिसमें साइड में रहते थे, और अब ये जो प्रोग्रेसिव ब्रेकिंग सिस्टम आया है, तो इस एडवांसमेंट से काफी सेफ्टी फीचर्स आई है।
हमारी लिफ्ट बैठ होगी। जाओ, म्यूट कर दो फिर। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू काइंडली म्यूट योर फोन और लैपटॉप। आप म्यूट कर दो, अगर कोई किसी के पास कॉल भी आता हो तो दूसरे डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो बेसिकली लिफ्ट जो रहती है हमारे यहाँ पर पैसेंजर लिफ्ट रहती है और सर्विस लिफ्ट होती है। रेजिडेंशियल सोसाइटी हो या कमर्शियल सोसाइटी हो, इनमें सर्विस लिफ्ट लगी रहती है और पैसेंजर लिफ्ट लगी रहती है। ग्लास एलिवेटर भी आती है जो मॉल में लगती है। ये एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू रहता है ग्लास एलिवेटर का, आमतौर पे ये आपको मॉल में मिलेगी। घरों में भी जो लिफ्ट रहती है 400 केजी से कम वाली जो लिफ्ट लगती है, घरों में भी जो 4 से 5 फ्लोर का घर रहता है वहां भी लिफ्ट हम लगाते हैं। प्लेटफॉर्म लिफ्ट भी रहती है। बड़े बड़े हॉस्पिटल जो रहते हैं, हैवी मटेरियल या इंडस्ट्री में जहाँ पर हमें हैवी मटेरियल शिफ्ट करना रहता है, तो वहाँ प्लेटफॉर्म एलिवेटर भी हम यूज करते हैं। देन डम वेटर, ये लिफ्ट आपको अभी भी दिख जाएगी होटल वगैरह में, जो ये हम खाने का सामान वगैरह ऊपर नीचे भिजवाना होता है तो उसके लिए एलिवेटर यूज करते हैं, डम एलिवेटर। अब जो जनरली स्पीड और कैपेसिटी हमारी लिफ्टों की रहती है 1.75 तक हम जनरली यूज करते हैं। हमारी जितनी भी रेजिडेंशियल सोसाइटी है या कमर्शियल सोसाइटी है, 2 तक भी है, कहीं कहीं पर 2.25 तक भी लगी रहती है हाई राइज में। बट मैक्सिमम ऑन एन एवरेज जो ज्यादातर लिफ्ट मिलेगी 1.75 तक मिलेगी, कहीं कहीं पर 2 और 2.25 तक भी आपको मिल जाएगी। सबसे पहले जो लिफ्ट आई थी वो लिफ्ट हमारी आई थी 0.25 वाली सेफ्टी की। और इंडिया में जो सबसे पहली लिफ्ट आई वो 1892 में आई थी, जो कोलकाता में लगी थी राजभवन में। कुछ एलिवेटर हमारी जो स्काई रॉकेट्स बिल्डिंग रहती है, स्काई स्क्रैपर जिनको बोलते हैं, जैसे कि बुर्ज खलीफा हो गई, थाई-फाई 101 है जो चीन में है, यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड तक भी स्पीड जाती है। बट सेफ्टी का प्रिकॉशन काफी रखना पड़ता है। काफी हाईली प्रिसाइज लिफ्ट रहती है जहां पर 10 तक स्पीड जाती है। जो 15 प्लस फ्लोर रहते हैं जैसे बुर्ज खलीफा हो गई। जो लो राइज हमारी रेजिडेंशियल रहती है सोसाइटी 20 टावर तक, वहां पर मैक्सिमम हमारी 2.5 तक ही हमें स्पीड देखने को मिलेगी, इससे ज्यादा ये स्पीड नहीं रहेगी। स्पीड का जो मैक्सिमम ट्रेवल टाइम हम मानते हैं वो 8 सेकंड से कम होना चाहिए, टॉप फ्लोर से लेके लिफ्ट लॉबी तक। फॉर एग्जांपल अगर आपकी 80 मीटर की बिल्डिंग है और स्पीड 2 की है, तो 40 सेकंड में अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 40 सेकंड में ये हमारा ऊपर से टॉप फ्लोर से नीचे ग्राउंड पर आ जानी चाहिए। इसका मेन जो यूज आता है वो फायरमैन के रूप में आता है, क्योंकि जब आग लगती है, जब लिफ्ट को एज ए फायरमैन स्विच ऑपरेट करके यूज करते हैं, तो वो जितना जल्दी आ जाए तो उतना ही हमारे लिए वो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू काफी सही रहती है। मैक्सिमम वेटिंग टाइम एज पर एनबीसी कोड जो बताता है 30 से 40 सेकंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेट करता है जितने भी हमारे, क्योंकि हमारा जो बेसिकली बिजनेस है रेजिडेंशियल सोसाइटी या मॉल हम हैंडल करते हैं, हमारे कस्टमर आते हैं और वो फ्रस्ट्रेशन कंप्लेंट के रूप में ही कन्वर्ट होती है। तो ये वेटिंग टाइम कम होना चाहिए। हैंड ऑफ करना होता है ना, उसका लिस्ट बना के एक दिन पहले दे देगा, उस पर करवा देंगे, ठीक है। हाँ। जो एलिवेटर कैपेसिटी हम काउंट करते हैं वो पर पर्सन इंडिया में जो वेट लिया जाता है एक बंदे का वो है 68 केजी। तो अगर 10 पैसेंजर के लिए लिफ्ट बनानी है तो वो वेट हो जाएगा 680 केजी के अराउंड। अलग अलग देशों में अलग अलग है। मोस्टली यूरोप के देशों में जो वेट लिया जाता है पर पर्सन वो 75 है, बट इंडिया में जो वेट लेते हैं हम पर पर्सन का वो है 68 केजी पर पर्सन।
तो उसके हिसाब से ही सारी कैलकुलेशन होती है, कितना वेट, कितना पैसेंजर का लिफ्ट है, और अगर सर्विस लिफ्ट है कितना वेट उसमें लेके जाना है। जैसे रेजिडेंशियल एलिवेटर है जो 4 से 14 पैसेंजर का है, तो वो रहेगा 300 to 1000 kg। जो हमारी रेजिडेंशियल सोसाइटी में जो मिड राइज रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, कमर्शियल एलिवेटर में जो कमर्शियल बिल्डिंगों में लगता है वो 10 से 33 या 30 पैसेंजर का भी आता है, जिसमें वेट मैक्सिमम जाता है 800 to 2500 kg तक। ये हमारी मॉल में, होटल्स में, ऑफिस में हमारी लगती है। हॉस्पिटल में भी इसी तरह से 1600 to 2500 तक जाता है। इसमें जो स्पेस का ध्यान हमें रखना पड़ता है, स्ट्रेचर्स वगैरह भी इजीली मूवमेंट हो जाए, वो सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और फ्रेट एलिवेटर जो रहती है, सर्विस एलिवेटर, ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिपेंड करती है। प्रोडक्शन इंडस्ट्री में काफ़ी हैवी मटेरियल, जैसे जहाँ पर कारें वगैरह बनती है या कुछ हैवी प्रोडक्शन होता है, वहाँ पर वेट हम ज़्यादा लेते हैं। ज़्यादा वेट के लिए डिजाइन करते हैं वेयर हाउस वगैरह में, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग जो भी होती है। स्काई स्क्रैपर्स जो रहती है, ये हमारी रहती है हाई राइज बिल्डिंग, जो पहले भी बताया था, बुर्ज खलीफा वगैरह, जो मोर देन 15 फ्लोर। एलिवेटर की कैटेगरी के बारे में अगर हम बात करें तो अभी जो एलिवेटर चल रही है, एलिवेटर जो आज की डेट में है, वो इलेक्ट्रिक एलिवेटर है। एक एलिवेटर पहले जो चलते हाइड्रोलिक एलिवेटर। तो बेसिकली दो एलिवेटर रहती है, एक इलेक्ट्रिक एलिवेटर, दूसरी हाइड्रोलिक एलिवेटर। इलेक्ट्रिक एलिवेटर भी आगे दो टाइप की रहती है। नंबर 1 मशीन रूम टाइप एलिवेटर आती है। 80 to 90% आपको मशीन रूम टाइप की ही मिलेगी, जिसमें आपके टेरेस पे मशीन रूम बना रहता है। मशीन रूम में प्रॉपर मोटर मिलेगी आपको, पैनल मिलेगा उसका, और वीएफडी कंट्रोलर मिलेंगे, सब चीजें उसमें आपको अलग से मशीन रूम में लगी मिलेगी। एक इलेक्ट्रिक एलिवेटर में आता है मशीन रूम लेस टाइप। ये इसमें जो शाफ्ट आपकी रहती है उसमें ही मशीन रूम रहता है, कहीं कहीं पर आपको मिलेगी। 8 से 10% ही लिफ्ट ऐसी है जहां पर मशीन रूम लेस। इससे क्या रहता है कि हमारी स्पेस, जो स्पेस यूज करते हैं उसकी सेविंग हो जाती है। छत वाला स्पेस जो हमने मशीन के लिए दे रखा है, वो हम कोई टैंक भी बना सकते हैं, कुछ दूसरी चीजों के लिए भी यूज कर सकते हैं। एचवीएसी का कुछ सिस्टम भी लगा सकते हैं, हाँ, कूलिंग टावर भी बना सकते हैं, तो वहां पर स्पेस की सेविंग हो जाती है। तो ये दोनों के एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है। मशीन रूम वाले के अपने एडवांटेज है। मशीन रूम में एलिवेटर में क्या रहता है कि इसमें मेंटेनेंस करना काफी इजी होता है। ये पिक्चर में ये टेरेस पे आपका मशीन रूम है, जो मैं दिखा रहा हूँ, पैनल वगैरह सब यही मिलेगा। तो इसमें डिसएडवांटेज तो यही है कि स्पेस की रिक्वायरमेंट टेरेस पे रहेगी, और दूसरा ये है कि इसमें कूलिंग वगैरह के लिए भी अरेंजमेंट करना पड़ेगा, एसी लगाना पड़ेगा, एग्जॉस्ट फैन वगैरह लगाने पड़ेंगे। बट इसमें कुछ भी फॉल्ट जो आता है, प्रॉब्लम हॉल्ट वगैरह जो आएगा, वो इजीली रेक्टिफाई हो जाता है, क्योंकि स्पेस इजीली मिल जाता है टेक्नीशियन को, जो भी टेक्नीशियन आता है। मशीन रूम लेस में एडवांटेज ये है कि जगह बच जाती है, टेरेस वगैरह का यूज नहीं होता। जो शाफ्ट में जिसमें कार ट्रेवल करती है, उसी शाफ्ट में हम मशीन रूम को लगा सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज मशीन रूम लेस का है। बट इसमें वही है कि कंजेस्टेड हो जाता है, और कंजेस्टेड होने के कारण वहां पर टेक्नीशियन को काम करने के लिए स्पेस इतना नहीं मिल पाता। ये फोटो है मशीन रूम वाले की, इसमें ये टॉप में लगा रहता है, जैसा कि इस पिक्चर में आपको दिखाया गया है। हाइड्रोलिक एलिवेटर अब आपको सोसाइटियों में या कमर्शियल बिल्डिंग मॉल वगैरह में आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि ये अगर कुछ इक्का दुक्का है तो आपका ये जो इंडस्ट्री है, पुरानी लिफ्टें है, वहाँ आपको मिल सकती है। इसमें पिस्टन वगैरह होते हैं, देन मोटर होती है, पंप सिस्टम होता है, प्रेशर से ये चलते हैं। इसका लिमिटेशन होती है 4 से 5 फ्लोर तक ही हम हाइड्रोलिक एलिवेटर यूज कर सकते हैं। बट इलेक्ट्रिक एलिवेटर काफी हाई हाई हाइट तक, 80 मीटर 100 मीटर तक इसको हम यूज कर सकते हैं।
तो हाइड्रोलिक एलिवेटर के एडवांटेज ये है कि ये इट कैन बी इंस्टॉल्ड इन स्मॉल एरिया, काफ़ी स्मॉल एरिया में इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और डिसएडवांटेज ये है कि इसमें ऑयल ऑयल वगैरह जो यूज करते हैं, जो भी हाइड्रोलिक मीडियम यूज करते हैं, वो लीक हो गया तो प्रॉब्लम इसमें ज़्यादा आती है और ज़्यादा हाइट तक इसको यूज नहीं कर सकते। आपका जो कारों का लिफ्टिंग का सिस्टम हाइड्रोलिक वाला, यस यस, जो कारों का उठाते हैं, जैसे चंद्रशेखर जी ने भी था, कार पार्किंग वगैरह में, वो सब हाइड्रोलिक सिस्टम होता है। तो एलिवेटर में बेसिकली आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि कुछ पार्ट तो ऐसे है जो आप लोगों को सबको आता है, जो वीकली या मंथली बेसिस पे जैसे आप लोग करते रहते हो। एआरडी हो गई, एआरडी की बैटरी चेंज हो गई, और क्लीनिंग होगी लिफ्ट कार की, उसकी इमरजेंसी बैटरी होगी। बट कुछ पार्ट ऐसे है जो हमारी O&M टीम आती है, ओटिस वाली आती है, या जो भी जिस कंपनी की लिफ्ट आपकी लगी हुई है, वो जो पॉइंट करके जाते हैं उनके साथ वो चेक करना काफी जरूरी रहता है, क्योंकि कम से कम 40-50 पॉइंट होते हैं। वो हर मंथ में आके वो पॉइंट चेक नहीं करते, कुछ पॉइंट ही चेक करते हैं। तो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए रहते हैं कि इस मंथ में ये पॉइंट चेक होंगे, तो वो जाके आप लोगों को चेक करना है। तो अभी हम पार्ट्स के बारे में बताएंगे, कौन सा पार्ट्स क्या फंक्शन रहता है, क्या चेक करना रहता है। तो वो आप लोगों को देखना भी है, जब एलिवेटर वाले आते हैं, OEM वाले आते हैं, उनके साथ जाके ये चेक करना है। अब ये लिफ्ट का जो शाफ्ट है, उसका सबसे पहले शाफ्ट के लिए जगह छोड़नी होती है। उसका क्राइटेरिया क्या होता है कि किस बेस पे हम उसको छोड़ते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है कि कितने फ्लोर के लिए एलिवेटर बनाना है, और किस कैपेसिटी का बनाना है, कितने पैसेंजर के लिए बनाना है, कितना फुटफॉल्स होता है, कितना मूवमेंट होता है। जनरली जैसे 13 पैसेंजर का बनाते हैं, 16 पैसेंजर का बनाते हैं, 16 पर्सन का। तो छोटी भी अगर हमें लिफ्ट बनानी है 320 kg की 4 पर्सन के लिए, तो कार का डायमेंशन जो में रहेगा 900 to 1100 कम से कम छोड़ना होता है। और जितनी ज्यादा स्पीड रहेगी उसी के हिसाब से फिर शाफ्ट का भी स्पेस हमें चाहिए ट्रैवल करने के लिए, फ्रीली मूवमेंट के लिए। और उसमें काउंटर वेट भी रहते हैं, वो भी मूवमेंट करता है। तो अगर मैं सबसे छोटी लिफ्ट भी मैं 4 पर्सन के लिए भी बनाता हूँ, 4 पर्सन के लिए कहाँ बनेगी, घर के लिए जो प्राइवेट लिफ्ट है वही बनेगी 4 पर्सन के लिए। तो उसमें कार का डायमेंशन 900 to 1100 कम से कम चाहिए। और जो शाफ्ट छोड़नी पड़ेगी 1500 बाई 1500 की। और ऐसे ही अगर मैं लिफ्ट में आ जाता हूँ 1000 kg 16 पर्सन के लिए, जो कार का साइज रहेगा 1300 to 2100 कार का डायमेंशन, और जो शाफ्ट का डायमेंशन रहेगा वो रहेगा 2200 इंटू 2200 तो ये एज पर NBC गाइडलाइंस है जो हमें चाहिए। सारा ये हम जो डिजाइनिंग करते हैं सेफ्टी प्रिकॉशन लेके हम ये डिजाइन करते हैं। पर पर्सन वेट एज पर स्टैंडर्ड जो है इंडिया में वो लिया गया है 68 kg। ठीक। तो जो ये किसका साउंड आ रहा है? कौन बात कर रहे हैं? जो एलिवेटर्स के पार्ट्स है दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक मैकेनिकल पार्ट होता है, मैक्सिमम 90% जो पार्ट्स रहते हैं वो मैकेनिकल ही रहता है लिफ्टों में, और 10% जो रहता है इलेक्ट्रिकल पार्ट्स आते हैं जो OEM से आते हैं मेंटेनेंस करने, जिनको हम AMC देते हैं। तो आपको पूछना है उनसे कि कौन कौन से पार्ट इस मंथ में करोगे। मंथली आते हैं, क्वार्टरली आते हैं, उनके पास पूरी लिस्ट रहती है। वो हर क्वार्टर में बदल बदल के करते हैं, क्योंकि 50 से 60 पॉइंट एक बार में कवर नहीं होते। तो 90% तक हमारे मैकेनिकल पार्ट और इलेक्ट्रिकल पार्ट जो रहते हैं वो 10% ही इसमें रहते हैं। मैकेनिकल पार्ट में
जो मेंटेनेंस हमें करनी होती है, जो चीजें चेक करनी रहती है, जो OEM वाले आके चेक करते हैं, ब्रैकेट्स रहती है। ब्रैकेट सबसे पहले शाफ्ट में फिक्स करनी रहती है, क्योंकि ब्रैकेट जो रहती है वो सपोर्ट करती है गाइड रेल्स को। और देन लैंडिंग डोर फ्रेम रहेगा, जिसमें लैंडिंग 2 डोर रहते हैं, एक कार का डोर अंदर की तरफ और लैंडिंग डोर हर फ्लोर पे। ये ब्रैकेट लगेगी सबसे पहले शाफ्ट में, क्योंकि ये सपोर्ट करेगी गाइड रेल्स को, जिसके ऊपर लिफ्ट चलती है, जिसकी सपोर्ट से लिफ्ट चलती है साइड में। ब्रैकेट का ये येलो वाला पार्ट है, ये शाफ्ट के अंदर इंसर्ट होता है, और जो दूसरा ब्लू वाला पार्ट दिखा रखा है ये सपोर्ट करता है, ये ब्रैकेट सपोर्ट करती है गाइड रेल को। रेल इस पे फिक्स होती है ब्लू वाले पार्ट पे। गाइड रेल वही होते हैं जो सपोर्ट करते हैं अपनी लिफ्ट को, लिफ्ट की फ्रीली मूवमेंट के लिए। आवाज कैसी है? ये ब्रैकेट के ऊपर गाइड रेल लगी रहती है। 2 पार्ट है इसमें, एक ये मेल गाइड रेल और फीमेल गाइड रेल। जो ये वाला है ये ब्रैकेट के ऊपर, ब्लू वाला ब्रैकेट के ऊपर फिक्स होता है, पिंक वाला ये ब्लू वाले के ऊपर आके इंसर्ट होता है, जिससे कि फ्रीली मूवमेंट होता है। इसमें ये शाफ्ट है लिफ्ट की, जिसमें हमारी ब्रैकेट फिक्स हुई है। ब्रैकेट के ऊपर टी टाइप में जो ये पिंक दिखा रखी है, ये है हमारी गाइड रेल। पहले सबसे पहले ब्रैकेट लगती है, उसके ऊपर गाइड रेल। तो ये कभी कभी क्या होती है कि ये लूज हो जाते हैं, कभी कभी वाइब्रेशन का इशू जो आता है ना, तो ये कई साइडों पे ऑब्जर्वेशन आई है कि ब्रैकेट लूज होगी, स्ट्रेंथिंग करनी होती है। स्ट्रेंथ करते हैं, एडिशनल ब्रैकेट भी हम कई जगह पर लगानी होती है, जिससे कि ये सपोर्ट प्रॉपर मिल जाए गाइड रेल को, जिससे कि कोई वाइब्रेशन का या कोई इशू नहीं है। कई साइटों पे वाइब्रेशन का ऑब्जर्वेशन आया है, तो ये भी आप लोगों को लिफ्ट वालों के साथ मिलके चेक करनी रहेगी। एटलीस्ट क्वार्टरली या हाफ ईयरली इनको जरूर चेक करना है, ब्रैकेट्स को और गाइड रेल्स को, कि प्रॉपर लूज तो नहीं है, क्योंकि फास्टनर से ये इंसर्ट होती है शाफ्ट वाल में। ऐसे ही जैसे कार के लिए हमारी गाइड रेल होती है, ब्रैकेट्स रहती है, ऐसे ही काउंटर वेट के लिए, क्योंकि काउंटर वेट भी मूवमेंट करता है। काउंटर वेट के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे अभी। काउंटर वेट काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसी से सपोर्ट मिलती है और काफी हमारी एनर्जी सेविंग होती है। ये हमारी गाइड रेल है। एक मैकेनिकल पार्ट में आता है लैंडिंग डोर। लैंडिंग डोर भी कई टाइप के होते हैं, एक तो जो साइड से खुलता है और एक बीच में से खुलता है। 90% सेंटर ओपनिंग लैंडिंग डोर आपको मिलेंगे, सेंटर में से खुलेंगे। लैंडिंग डोर में जो आपको सील नीचे चेक करनी आती है, क्लीनिंग इसकी जरूरी है। देन इसका जो ऑपरेटिंग मैकेनिज्म है ऊपर, ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें जो बेल्ट टूट जाती है, कभी कभी मोटर में भी प्रॉब्लम आती है, और काफी सेंसिटिव इक्विपमेंट है जो लैंडिंग डोर ऑपरेटिंग। रोलर भी इसका घिस जाता है, और इसकी बेल्ट वगैरह भी टूटती रहती है। तो स्लाइडिंग डोर का एक ये टाइप है जो सेंटर ओपनिंग है, जिसमें सेंटर से दोनों साइड में जाएंगे, 1 नंबर डोर और 2 नंबर डोर दोनों साइड में जाएंगे। एक होता है साइड वाला डोर, जिसमें से एक साइड में वो खुलता है। ये लैंडिंग डोर का फ्रेम है, जिसमें सबसे पहले ये फ्रेम ही लगता है, फिर लैंडिंग डोर इसके ऊपर फिक्स हम करते हैं। ये ऐसा आपको शाफ्ट के अंदर से लैंडिंग डोर आपको होस्ट वे में आपको दिखेंगे हर फ्लोर पे, इस टाइप से जो ये माउस में है जहां पर दिखा रहा हूँ। ये है लैंडिंग डोर ऑपरेटिंग मैकेनिज्म। अब लैंडिंग डोर जो होता है वो अपने आप से तो खुलता बिटता नहीं, उसके ऊपर लैंडिंग डोर मैकेनिज्म होता है। ये क्वार्टरली आके लिफ्ट वाले चेक करते हैं, ये आपको भी जाके चेक करना होता है। इसमें काफी प्रेसाइज डिवाइस लगे रहते हैं, इसमें लिमिट स्विच लगे रहते हैं, और सेफ्टी मैकेनिज्म जो लिफ्ट की सेफ्टी है ना, वो इसके साथ लिंक्ड है।
एक तो इसमें ये होना चाहिए कि जब भी ये डोर बंद हो जाए, बंद होने से ये एज हुक इसमें ऑपरेट हो जाती है, ये ऊपर हुक लगी रहती है, दोनों दोनों डोर नीचे से फंस जाएगा, जिसमें लिमिट स्विच ऑपरेट हो जाएगा। और यहाँ से एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी जाता है जो इस डोर को फिर से खोलने नहीं देता। तो दो तरीके की इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों सेफ्टी आपको लैंडिंग डोर में मिलेगी, जिससे कि लैंडिंग डोर किसी भी कोस्ट पे चलती हुई लिफ्ट में नहीं खोले। कोई बंदा इसको खोलने की कोशिश भी करे, इस तरह से ये फंस जाता है कि ये चलते हुए लिफ्ट में नहीं खुलेगा। इसका स्पेयर पार्ट जरूर होना चाहिए हर साइड पे, अगर है बेल्ट वगैरह जो भी इसका लिमिट स्विच वगैरह अगर रख सकते हो तो आपका जो डाउन टाइम है लिफ्ट का वो बच जाएगा, क्योंकि इसमें काफी दिक्कत आती है कई जगह पे। ये नीचे जो लगा है ये लॉकिंग का डिवाइस है लैंडिंग डोर। एलिवेटर कैबिन लैंडिंग डोर हो गया, और मैकेनिकल पार्ट में अब आ गया आपका एलिवेटर कैबिन। कैबिन में एक सबसे एक तो लिफ्ट का इमरजेंसी लाइटिंग इसमें लगी रहती है, एग्जॉस्ट फैन होता है। लैंडिंग डोर मैंने अभी आपको बता दिया, सीओपी अंदर लगा रहता है। देन इसमें इमरजेंसी ट्रैप डोर भी रहता है ऊपर, ये आप चेक करना ओईएम के साथ। इसका आपको पता होना चाहिए कि इमरजेंसी में इसका कभी अगर सामने वाला डोर ना खुले तो इससे भी हम बंदे को, ट्रैप पर्सन को निकाल सकते हैं। ये रेयरली कंडीशन में यूज होता है, क्योंकि सामने ही हम निकालते हैं, जो हमारा प्रोसीजर रहता है उससे। ये देखो, ये है जी आपका बेल्ट लैंडिंग डोर का, इस टाइप का भी रहता है जो ये घूमता है एक दोनों साइड में। दो ऑपरेटिंग मैकेनिज्म होते हैं, बेल्ट वगैरह अगर टूट जाए, ये इस टाइप का भी रहता है। ये मैकेनिज्म सब लैंडिंग डोर का है। ये यहाँ पर कंट्रोल सर्किट है, ये कार्ड है जो कमांड देता है, जिससे कि लैंडिंग डोर ऑपरेट होने के बाद नहीं खुलेगा चलती हुई कार में। अब हमारे यहाँ पर जो एलिवेटर का कैबिन यूज होता है, नॉर्मल कैबिन यूज होता है, मतलब फ्रंट से खुलने वाला। कहीं कहीं पर आप ओपन थ्रो कैबिन और डायगोनल कैबिन में ही खुलेगा मिलेगा आपको। हॉस्पिटल वगैरह में रेयरली आपको देखने को मिलेगा एक साइड से ओपनिंग और बाहर निकलने का दूसरा डोर जिसमें रहता है। ये हुक है लैंडिंग डोर की, ये वाला मैकेनिज्म ये चलता है और इसमें लिमिट स्विच में फंसता है। ये है राइट वाला, ये दूसरा है नीचे लेफ्ट वाला जो यहाँ पर इस हुक में फंसता है। अब ये मैकेनिकल इंटरलॉकिंग हो जाती है, इस इंटरलॉकिंग को कैसे भी नहीं खोल पाओगे किसी भी तरीके से अगर लिफ्ट कार चल रही है। ये सेफ्टी है। ये कैबिन का फ्रेम है। अब काउंटर वेट पे आ जाते हैं। एक जो इसका पार्ट है काउंटर वेट, 40 से 50% तक हमें लेना होता है ओवरऑल वेट का। तो काउंटर वेट काफी इंपॉर्टेंट है। काउंटर वेट से फायदा ये होता है कि एक तो लिफ्ट का जो मोटर का साइज है वो काफी कम रह जाता है, क्योंकि काउंटर वेट लिफ्ट कार को बैलेंस करता है, जिससे कि मोटर का जो किलोवाट लोड है वो कम हो जाएगा। दूसरा, लिफ्ट कार की ये बैलेंसिंग करेगा, बैलेंसिंग होने से लिफ्ट काफी स्मूथली चलेगी। अगर काउंटर वेट ना हो तो उसके काफी नुकसान रहते हैं। नंबर वन, जो हमारी 15 से 20 किलोवाट की मोटर लग रही है वो 45 या 60 किलोवाट तक हमारी मोटर जो मोटर का साइज है वो हमें अगर काउंटर वेट नहीं लेंगे तो वो साइज बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा, जो हमारी रोप है, रोप पे काउंटर वेट की वजह से काफी कम वेट आता है। काउंटर वेट बैलेंसिंग करने से रोप पे जो वेट आएगा वो काफी कम रहेगा। अगर काउंटर वेट नहीं है तो आपको हर दूसरे साल तीसरे साल आपको रोप चेंज करनी पड़ेगी। तो काउंटर वेट के बिना इमेजिन नहीं कर सकते आप लिफ्ट का। लिफ्ट में काउंटर वेट काफी जरूरी है। ये काउंटर वेट सबसे पहले आप ऐसे आता है, ये फिलर्स होते हैं जिसमें काउंटर वेट हमें डालने होते हैं। ये काउंटर वेट है जो इसमें डलता है।
चलने के बाद ये इमेज ऐसी बन जाती है। इसमें भी जैसे लिफ्ट कार रहती है, लिफ्ट कार की तरह इसमें भी ब्रैकेट रहती है, रेलिंग रहती है, जिससे कि ये स्मूथली चले। ये मशीन रूम रहता है, जिसमें हमारी दो तरीके की गियरलेस मोटर, और गियरलेस मोटर जो रहती है वो हाई स्पीड के लिए रहती है। 2.5 से ऊपर जो भी हमारी एलिवेटर चलती है उसमें गियरलेस मोटर लगती है। मैक्सिमम जो हम जिन बिल्डिंगों को डील करते हैं, जो सोसाइटी हम हैंडल करते हैं, गियर वाली आपको विद गियर आपको मशीन मिलेगी। आपको ये ऊपर जो है ये गियर वाली है, यही आपको मिलेगी। ये गियरलेस वाली है जो नंबर 2 पे ब्लू कलर की मोटर है। इस मोटर में ऊपर जब मशीन रूम में आप जाओगे तो कुछ पॉइंट है फॉर ए लिफ्ट टेक्नीशियन जो उसको जाके चेक करने होते हैं। एक तो ये सीव जो बोलते हैं, ग्रूव जिसको बोलते हैं, सीव भी बोल देते हैं, ये घिस जाते हैं, जिससे कि रोप जो भी है 5 रोप है या 7 रोप है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ना शुरू हो जाती है और काफी साउंड भी आनी शुरू हो जाती है ये घिसने की वजह से। तो ये आपको टेक्नीशियन को जाके चेक करना है कि सीव या ग्रूव की जो है स्टेटस आज की डेट में कैसा है। ऐसा तो नहीं है कि सीव घिस गई है, घिसने की वजह से आवाज भी आनी शुरू हो जाती है। देन उसके रोप भी आपकी फ्रीक्वेंट फॉल्ट आएंगे, रोप एक दूसरे के ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगी। ये ब्रेक इसमें लगी रहती है, ये तो सबने देखी होगी कि इमरजेंसी के टाइम में भी जब रेस्क्यू करना होता है ये ब्रेक हम रिलीज करते हैं। और ये ब्रेक का ड्रम होता है, ड्रम में भी ऑयलिंग वगैरह आके चेक करनी होती है, ऑयल वगैरह प्रॉपर होना चाहिए। रोप की सिचुएशन भी देखनी होती है, रोप घिस तो नहीं गया हुआ है, रोप सही हालत में है या नहीं। तो ये सारी चीजें ऊपर लिफ्ट मशीन रूम में लगी रहती है, इनको चेक करना रहता है। बेयरिंग वगैरह भी इसमें रहता है, डिफ्लेक्टर भी रहता है। एक गियर्ड मशीन है, ये हमें हमारी साइटों पे लड़के लेके आया है। ये मशीन रूम में आपको ओएसजी भी मिलेगा। ये ओवर स्पीड गवर्नर है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आप जाकर देखना लिफ्ट मशीन रूम में ये कितनी स्पीड पे डिजाइंड है और कितने स्पीड पे ये ऑपरेट होगा, सब इसके ऊपर लिखा रहता है। अगर 1.75 की स्पीड है तो लगभग 2.10 पे या 2.0 पे ये ऑपरेट हो जाएगा। ये आपको लिखा हुआ मिलेगा इसमें। दूसरी चीज की ब्रेकिंग मैकेनिज्म को कैसे रिलीज करे, वो भी आप लोगों को सारा प्रोसेस इसका पता होना चाहिए। ब्रेक रिलीज मैकेनिज्म ये काफी की पॉइंट होते हैं लिफ्ट के, क्योंकि जब आप रेस्क्यू करते हैं पर्सन को तो वो सारा प्रोसेस सभी बंदों को, लिफ्ट के जो टेक्निकल टीम होती है उनको आइडिया होना चाहिए, और लिफ्ट रेस्क्यू का एक अलग से प्रोसेस पता होना चाहिए। ब्रेक मैकेनिज्म जब भी फ्लोर लेवल पे हमारी लिफ्ट पहुंचती है तो ब्रेक लगती है, और जब चलना होता है लिफ्ट स्पीड पिकअप करते हैं तो ब्रेक रिलीज होती है। और इमरजेंसी रेस्क्यू में हमें ब्रेक को मैनुअली रिलीज कराना होता है। ये स्ट्रेंथिंग के लिए हम 4 से 7 रोप लगभग रहती है। एक सिंगल स्ट्रैंड में नहीं आती, मल्टी स्ट्रैंड होते हैं। जैसे यहाँ 1 2 ये 7 स्ट्रैंड है इसमें, किसी भी उसमें देखोगे ना आप, सिंगल स्ट्रैंड में कभी नहीं आती। ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू मल्टी स्ट्रैंड रोप हम इसमें देते हैं। यहाँ पर ये फास्टनर रहता है जो इसको हुक टाइप को ऊपर लगा हुआ आपको मिलेगा, जो होल्ड करके रखता है। रोप दो तरीके से, एक तो कार के लिए हम रोप यूज करते हैं, ये कार के लिए, और सिंगल रोप जो यूज होती है ओएसजी ओवर स्पीड गवर्नर के लिए। अब दो तरीके से हम रोप का जो हम इंस्टॉल करते हैं, दो तरीके से होते हैं। एक तो सिंगल रैपिंग करते हैं और एक डबल रैपिंग है। सिंगल रैपिंग ये है जो सीधा काउंटर वेट से पुली से ऊपर होता हुआ
कार में जाती है। ये काउंटर वेट है, पुल्ली से ऊपर होती हुई ये काउंटर वेट में जाती है। ये हाई स्पीड के लिए यूज होता है, स्पीड मेंटेन रहती है। बट एक डबल रैप भी यूज करते हैं जिससे कंट्रोलिंग में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आता है, सेफ्टी बढ़ जाती है। ये रोलर के पास जो रहता है यहाँ से डबल डबल क्रॉसिंग हम यहाँ से इसकी करते हैं। तो सिंगल रैप और डबल रैप ये मैकेनिज्म आपको देखने को मिलेगा। अब OSG का जो मैंने बताया था पहले, अब दोबारा से एक बार फिर इसका बताता हूँ। ये जो यहाँ पर ये OSG आपको ऐसा मिलेगा, ये साइड में जो राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में ये फोटो ली गई है जब ऑपरेट हो गया, 115% स्पीड हो गई है, मतलब 2.0 मीटर पर सेकंड की स्पीड थी और 2.2 तक चली गई या 2.15 तक चलेगी। तो ये जो मैकेनिज्म है ऐसे इसको होल्ड कर लेता है। अब ये होल्ड करने से क्या होता है कि इसके साथ एक रोप जाती है नीचे, ये वाली, ये ऊपर तो मैकेनिज्म होल्ड हुआ, ये रोप को होल्ड कर लेता है। ये ग्रीन में, ये जो ग्रीन वाला है ये यहाँ पर होल्ड होते ही मैंने अटेंड कर लिया, बैठना पड़ेगा। ये नीचे से जो ब्रेकिंग, प्रोग्रेसिव ब्रेकिंग है, ये इसमें इसको जो हमारा कार है, कार के नीचे ये लगता है, ये जस्ट लाइक ACB के मैकेनिज्म की तरह है। ये यहाँ पर ग्रीन वाला होल्ड किया, रोप रुकी। रोप किसकी वजह से रुकती है? इसकी वजह से, जब ये यहाँ पर होल्ड हो जाता है। जैसे ये होल्ड हुआ, इसके होल्ड होने के बाद ये रोप रुकी और इसने इस मैकेनिज्म को रोका, क्योंकि ये टाइटली फिक्स रहता है। जैसे ही ये इसने इसको रोका, ये मैकेनिज्म, ये ब्रेक धीरे धीरे से ऊपर आती है। इसका फायदा क्या रहता है धीरे धीरे आने से, कि ओवर स्पीड की सिचुएशन में झटका नहीं लगता और लिफ्ट टूटने से बच जाती है, कार का कोई डैमेज नहीं होता। क्योंकि हैवी जैसे पहली लिफ्टें थी जिसमें हमारा जो मैकेनिज्म ब्रेकिंग का रहता था, हैवी स्पीड में, या अगर सपोज करो कि स्पीड बहुत ज्यादा हाई हो गई तो उसमें ब्रेकिंग लगाने से ब्रेक के टूटने का भी खतरा रहता है। बट प्रोग्रेसिव ब्रेकिंग आने से लिफ्ट के टूटने, ये ब्रेक के टूटने का कोई भी खतरा नहीं रहता। ये आप इसको चेक करना, जब भी OEM वाला आएगा उसको बोलना कि प्रोग्रेसिव ब्रेकिंग का सिस्टम हमें दिखाइए। ये यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। ये जो इसमें रोप है, रोड जो ये दिखा रखी है, ये इसको ऑपरेट करा रही है। ये बिल्कुल अंदर का लिया हुआ फोटो है जो लगा हुआ है इसमें। एक व्यू है जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। ये साइड वाला रोड इसको ऊपर की तरफ खींच रहा है। ये ऊपर की खींचेगा क्योंकि ऊपर जो टेरिस पे है हमारा OSG का, वो होल्ड हो गया हुक वाला। उसमें हुक कब होल्ड होता है? जब स्पीड हमारी 15 से 20% ज्यादा चली जाती है। अब ये सेफ्टी आने से लिफ्ट का जो है, लिफ्ट में इस टेक्नोलॉजी के आने से काफी सेफ्टी प्रिकॉशन आ गए, सेफ्टी फीचर्स काफी लिफ्ट की बढ़ गई। अब इसके बाद भी हमारा सपोज करो ये टूट गया किसी उसमें, बाई चांस ये, या OSG वाली रोप ही टूट गई। रोप अगर टूट जाएगी तो ये तो यूज में ही नहीं आएगा, क्योंकि ये तो सारा ही रोप पे चल रहा है। जो रोप चलती है, ये लूज हो गया या ये मैकेनिज्म यहाँ से ब्रेक मैकेनिज्म फेल हो गया, तो इससे आगे जो सेफ्टी है वो बफर्स, सेफ्टी बफर्स लगे रहते हैं बॉटम में। ये बफर होते हैं, ये नीचे लगे रहते हैं, इसके साथ इलेक्ट्रिकल डिवाइस भी लगा रहता है। अब ये स्प्रिंग के ऊपर अगर लिफ्ट कार टूट जाए, ऊपर से नीचे हैवी स्पीड से है, सपोज करो प्रोग्रेसिव ब्रेकिंग फेल हो गई या टूट गया उसका मैकेनिज्म, तो बफर पे आएगा तो इसमें अकुमुलेट हो जाएगी, एनर्जी डिसिपेट कर देगा। कभी भी स्प्रिंग के ऊपर कोई हैवी वेट अगर आप डालते हो ना, आप देखो वो उस प्रेशर से नहीं गिरता और कार डैमेज होने से बच जाती है। कहीं ना कहीं हमारी सेफ्टी इसमें कुछ हद तक हो जाती है। तो ये जो बफर वाले होते हैं, ये बफर हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट रहते हैं। दो टाइप के हम स्प्रिंग बफर, दो टाइप के बफर यूज करते हैं। आपको जो जनरली हमारी लिफ्ट रहती है उनमें स्प्रिंग बफर भी यूज होता है कम स्पीड वाली में। जो हैवी स्पीड रहती है 1.75 से ऊपर, उनमें ऑयल बफर हम यूज करते हैं।
तो ये 2 टाइप के बफर यूज करते हैं। तो ये भी सेफ्टी है, कोई आपसे सेफ्टी पूछे तो एक तो OSG आ गई, OSG के बाद अगर फेल हो जाए तो हमारा बफर भी इसका सेफ्टी है। ये बफर नहीं होते, इसमें एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस भी साथ में लगता है, ओनली बफर अकेला नहीं लगता। जब ये इस पे कार टकराएगी तो इलेक्ट्रिकल डिवाइस भी ऑपरेट है जो मोटर को बंद कर देगा और लिफ्ट स्टॉप हो जाएगी। ये ऐसा पिक्चर में आपको दिखेगा जब भी आप लिफ्ट में जाओगे, बॉटम में इस तरीके से। तो ये सब हमने बताया मैकेनिकल पार्ट। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रिकल पार्ट में। इलेक्ट्रिकल पार्ट में जब लिफ्ट का आविष्कार हुआ था, स्टार्टिंग में लिफ्ट चलती थी, या अभी भी आपने किसी ने इंडस्ट्री में काम किया होगा तो उसमें देखा होगा कि कॉन्ट्रैक्टर से चलाते हैं बेसिकली। ये हमारा जो VFD वगैरह जो आई है ये सब बाद में आई। VFD कंट्रोलर गवर्नर जितने भी है ना, यहाँ पर इसमें VFD भी लगी रहती है, ये कंट्रोलर कार्ड या मास्टर कार्ड जिसको बोलते हैं। तो अगर हाँ, पहले जो लिफ्टें थी कैसे चलती थी, इसमें ये कॉन्टैक्टर होते थे अप डाउन। अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो अप वाला कॉन्टैक्टर ऑन होगा, डाउन वाला तो डाउन के लिए वाला कॉन्टैक्ट। हाई स्पीड और लो स्पीड का, अगर रुक जाती है स्पीड तो लो स्पीड में रुकती है तो वो लो स्पीड वाला कॉन्टैक्टर यूज होगा। अगर चलती है तो फिर वो फिर से उसको अपनी नॉर्मल स्पीड पे आना होता है, जैसे कि अगर 1.5 की है, 1.75 की है। तो ये 4 कॉन्टैक्टर यूज होते थे पहले। अब जो लिफ्ट में है हमारे गवर्नर भी आने लगे, कंट्रोलिंग कार्ड आने लगे, और हमारा सबसे बड़ा है स्पीड कंट्रोलिंग के लिए हम VFD यूज करने लगे। इससे 2 एडवांटेज हुए। एक तो मैनुअल ऑपरेशन कम हो गया, क्योंकि जब ये कॉन्ट्रैक्टर थे तब लिफ्ट में बंदे का रहना काफी जरूरी था, तब मैनुअली ही लिफ्ट ऑपरेट होती थी। बट ये आजकल जो एडवांसमेंट हुआ है लिफ्ट में, गवर्नर वगैरह मास्टर कार्ड आने की वजह से, इसकी वजह से ये हमारा लिफ्ट में सेफ्टी फीचर काफी इनहेंस हुई है। उसके साथ साथ स्पीड की कंट्रोलिंग भी और सेफ्टी फीचर्स भी काफी बड़ी है। ये ओल्ड वाला है जिसमें सिर्फ ये, अगर ओल्ड वाला देखोगे तो सिर्फ कॉन्टैक्टर आपको मिलेगी, ये साइड वाली VFD आपको पुरानी टाइप में नहीं मिलेगी। पर अभी एडवांसमेंट में क्या हुआ है, वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। ये वोल्टेज भी कुछ कम ज्यादा हो जाए, जैसे 390 से लेके 430 तक लगभग वोल्टेज रहनी चाहिए, अगर उसमें थोड़ा बहुत है तो ये सरवाइव कर जाती है हमारी। जनरली लेफ्ट में वोल्टेज 390 से कम नहीं जानी चाहिए और 430 तक हमारा सही सेफली चलती है। अगर कम जाएगी तो ट्रिपिंग आएगी मैकेनिज्म में। यहाँ पर मदरबोर्ड कार्ड लगा रहता है जो कमांड देता है VFD को। ये मेन कंट्रोल बोर्ड है जो दिखाया गया है, मदरबोर्ड कार्ड जिसको बोलते हैं। इसमें ये जो कमांड पहले मैनुअली दी जाती थी कॉन्ट्रैक्टर को, अब इस कार्ड के थ्रू ही होती है। ट्रांसफॉर्मर भी यूज करते हैं जो वोल्टेज को एक मेंटेन करके रखता है। सर्किट ब्रेकर इसमें यूज होते हैं। MCCB टर्मिनल ब्लॉक रहता है, जस्ट आपको ऐसा ही आपका लिफ्ट मशीन रूम टेरेस पर दिखेगा। मेन बोर्ड कार्ड जो रहता है इलेक्ट्रॉनिक CPU कंट्रोल बोर्ड की CPU की तरह रहता है, जो पूरा जिसमें प्रोग्रामिंग कर दी जाती है। पहले कुछ प्रोग्रामिंग नहीं होती थी, वो सिर्फ मैनुअल नॉर्मल जैसे स्टार डेल्टा स्टार्टर की या अप डाउन 2 स्पीड मोटर की जो कंट्रोल ड्राइंग होती थी वही ड्राइंग इसमें हम यूज करते थे। बट अब ये मदरबोर्ड में सारी फीडिंग हमारी होती है, जिससे कि सेफ्टी फीचर्स और लिफ्ट स्मूथली चलती है। ये है मदरबोर्ड कार्ड, CPU कार्ड। ट्रांसफॉर्मर भी आपको एक लगा मिलेगा। सर्किट ब्रेकर कंट्रोलिंग का, 3 फेज का, सिंगल फेज का जो कंट्रोलिंग के लिए रहता है, ये सब आपको मिलेंगे। ये कॉन्टैक्टर है जो 4 कॉन्टैक्टर आपको मिलेंगे इसमें, जिसमें अप डाउन वाला और हाई लो स्प्लिट वाला रिले आपको इसमें मिलेगी। ऑक्सिलरी रिले आपको इसमें मिलेगी काफी।
अब जब लिफ्ट में प्रॉब्लम आती है तो ये पुराने वाले सिस्टम को ही चेक करते हैं, जो ये मैनुअल वाला सिस्टम मैंने आपको बताया था, जिसमें कि अप डाउन कॉन्टेक्टर, ये कॉन्टेक्टर इसमें जिसमें रहते हैं 4 कॉन्टेक्टर, इस उसको ही ये मैनुअल ऑपरेटिंग सिस्टम से चेक करते हैं। ये आपने कई बार देखा होगा जब ये आते हैं इस सिस्टम को लेके, ये वाला। इससे अप डाउन, इससे क्या होता है कि सीपीयू वगैरह जो प्रोग्रामिंग की रहती है वो सब बाईपास हो जाती है। इससे अप डाउन करते हैं और स्पीड अप स्पीड भी कम ज्यादा इससे करके देखते हैं। तो इससे ये पता लग जाता है कि जो हमारा मैनुअल सिस्टम है, लिफ्ट का मैकेनिकल पार्ट है, वो सही है या नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल पार्ट जो लगा रहता है वो सेपरेट हो जाता है। टर्मिनल ब्लॉक है जिससे सप्लाई हमारी जाती है हर जगह जगह पे, मोटर को, कंट्रोलिंग को, ब्रेक सिस्टम को। एनकोडर केबल रहती है, उसको भी यहीं से सप्लाई जाती है। थर्मोस्टेट है, टेम्परेचर वगैरह की वजह से जो ट्रिप करती है वो सब लगे रहते हैं। और टेम्परेचर का जून जुलाई में काफ़ी प्रॉब्लम भी आता है, तो उसके लिए ओईएम टीम हमें बोलती है एसी लगाने के लिए, एग्जॉस्ट फैन के लिए। तो एग्जॉस्ट फैन तो 100% मस्ट है कि आपके ओके होने चाहिए। ये काफ़ी ऑब्जर्वेशन आई है कि कहीं कहीं पर एग्जॉस्ट फैन भी हमारे नहीं चलते। एनकोडर केबल लगी रहती है ये यहाँ पर जो मोटर के एंड पे, ये मास्टर कार्ड को यहीं से कमांड जाती है। अगर इसमें दिक्कत आए, धूल मिट्टी लग जाए, यहाँ पर चिपक जाए, तो माल फंक्शनिंग भी करती है। इसको भी लिफ्ट वाले जो ओईएम टीम है आके क्लीनिंग हमारी करती है इस सिस्टम को। बाकी रेस्क्यू बैटरीज रहती है, ये ऑप्शनल रहती है। रेस्क्यू बैटरी में एआरडी की बैटरी, ये आपको साइट लेवल पे चेक करानी जरूरी रहती है, क्योंकि एआरडी सबको पता है कि ड्यूरिंग द पावर फेलियर केस वो लिफ्ट को एक फ्लोर लेवल पे लाके डोर को खोल देती है, और इससे काफी कंप्लेंट भी हमारी कम हो जाती है। एक ये इंडिकेटर रहते हैं लिफ्ट के सीओपी में लगे हुए, ये कई टाइप के आते हैं। एक में तो आपका डिस्प्ले वाला भी आता है जिसमें नंबर वगैरह फ्लोर लेवल सब आता है। एक अप डाउन के लिए ही लगे रहते हैं जिसमें लेवल नहीं आता है। 2 इंडिकेटर ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखो। सेपरेट इंडिकेटर भी आता है जिसमें सिर्फ फ्लोर लेवल लिखा रहता है। आजकल जो आते हैं इसमें फ्लोर लेवल भी लिखा रहेगा, नीचे से कमांड वाला बटन भी लगा रहेगा। तो एक तो सेपरेट इंडिकेटर होता है, एक इंडिकेटर विद पुश बटन, जिसमें हम कमांड दे सकते हैं ऊपर या नीचे जाने के लिए। अलार्म बेल भी लगती रहती है, ये सेफ्टी है। कोई अगर फंस जाता है लिफ्ट के अंदर तो अलार्म जैसे भी जाता है वो ग्राउंड फ्लोर पे सबको सुनाई देती है। लिमिट स्विच लगते हैं, लिमिट स्विच हमारे हर फ्लोर पे लगेंगे। फाइनल लिमिट स्विच भी लगेगा, जिससे कि अगर मेरा 20 फ्लोर का बिल्डिंग है सपोज करो, तो 20 से ऊपर नहीं जाएगी वो, क्योंकि ऊपर भी तो लिफ्ट मशीन रूम है, उससे ऊपर नहीं जाएगी। और ये सेफ्टी रहती है टॉप की, एक सेफ्टी रहती है बॉटम की, जिससे कि पिट में उससे नीचे ना जाए। तो दोनों लेवल अच्छे से डिस्क्राइब्ड है, एक टॉप वाला और एक बॉटम वाला, दोनों जगह पे ये इस तरीके से लिमिट स्विच लगते हैं। और एक होता है जैसे फ्लोर पे आके सपोज करो 5th फ्लोर पे आई, उसके ऊपर जाना जैसे ही शुरू करती है लिफ्ट, तो वो स्पीड वाला लिमिट स्विच होता है। उसके बाद वो एक नॉर्मल स्पीड पकड़ लेती है। एक रहता है जब फ्लोर लेवल पे पहुंचती है, उसके बाद वो स्पीड कम कर देती है। तो लिमिट स्विच ये ओईएम वाला चेक करता है। जब चेक करता है तो आप लोगों को देखना रहेगा कि वो क्या क्या इसमें चेक कर रहा है। ये भी चेक पॉइंट्स में आता है, मेंटेनेंस पॉइंट में आता है। ये ओवरहेड के लिफ्ट लिमिट स्विच है, ये पिट के लिमिट स्विच है। ये इस तरीके से आपको दिखेंगे, एक्चुअल फोटो ली गई है। ये इस तरीके से लिमिट स्विच लगे रहते हैं। एक लिफ्ट जब हमारी आएगी फ्लोर पे, तो लिफ्ट कैसे सेंस करती है कि फ्लोर आ गया है? वहां पर लेवल मैग्नेटिक पीस लगे रहते हैं।
आप अपने अपनी साइटों पे लिफ्ट में जाके देखना कि लेवल मैग्नेटिक पीस कहाँ लगे हुए हैं, तो आपकी काफी समझ में आएगा कि लिफ्ट जब एक लेवल पे पहुंच जाती है रुकती कैसे, कैसे कमांड उसको जाएगी मोटर को कि अब मेरे को रुकना है। फिफ्थ फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर पे खड़ी है, फिफ्थ की कमांड, फिफ्थ का कैसे उसको इंडिकेशन आएगा कि अब रुकना है, तो वो काम करता है लेवल मैग्नेटिक पीस। ये भी सेफ्टी है। ये इस तरीके से लगे रहते हैं। एक तो लिफ्ट गाइड रेल के साथ ऊपर लिफ्ट का, कार का जो टॉप है, फ्लोर, वहां लगे हुए आपको मिलेंगे। और एक रेलिंग पे, हर रेलिंग पे जो लेवल होता है रेलिंग का, वहां पर आपको लगे हुए ये मिलेंगे। तो दोनों जब आपस में टच साइड में आते हैं तो ये सेंसिंग आ जाती है कि आपका फ्लोर आ गया, वहीं पर आपकी लिफ्ट रुक जाएगी। एक इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन भी रहता है, अंदर भी रहता है, ये टॉप पे भी रहता है लिफ्ट कार के। ये बफर स्विच में जो मैंने बताया था सेफ्टी स्विच, बफर स्विच के ऊपर अगर कार गिर जाए, ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो हमारी लिफ्ट को साथ के साथ रोक देगा। एक ये OSG के साथ भी हमारा ओवर स्पीड स्विच लगा रहता है। जैसे ही ये ओवर स्पीड गवर्नर ओवर स्पीड को सेंस कर लेता है, उसके साथ साथ जो मैंने पहले बताया था कि प्रोग्रेसिव ब्रेकिंग तो ऑपरेट होती है, साथ के साथ ये मोटर को भी, जो हमारी मेन मोटर है उसको भी रोक देता है। तो ये सारी सेफ्टी फीचर्स है लिफ्ट की जो मैं बता रहा हूँ। ये आप लोगों को लिफ्ट वाले के साथ, ओइंग वाला बंदा आएगा उसके साथ जाके देखना है। ट्रैवल केबल भी कई बार फंस जाती है। ट्रैवल केबल होती है जो कार के साथ साथ जिसको चलना होता है, उसकी लैंडिंग स्मूथ होनी चाहिए और साथ के साथ कार के साथ साथ वो कहीं फंसनी नहीं चाहिए। ये ट्रैवलिंग केबल इस तरीके की होती है, ये जो फोटो में दिखाई गई है, ऐसे आपको दिखेगी ये लिफ्ट के अंदर। अगला सेफ्टी डिवाइस है हमारा लोड स्विच। लोड डिवाइस, कभी कभी आपने देखा होगा कि एक बीप की आवाज आती है जब ओवरलोड हो जाती है लिफ्ट, सबने ही देखा होगा लगभग ये। तो ये रहता है नीचे की तरफ, कार के नीचे। ये कमांड जाती है हमारे मास्टर कार्ड में, जिससे कि, और बीप की आवाज आती है लिफ्ट कार के अंदर से। जैसे ही इस पे वजन आएगा, इसके साथ ये बोल्ट भी दिया रहता है एंकर, ये इसलिए दिया रहता है कि लिफ्ट कार इस पे ज्यादा प्रेशर न डाले और ये टूटने से बच जाए। ये जो 3 नंबर पे है ये बोल्ट है, जिससे कि ये बच जाती है हमारी। इस तरीके से आपको मिलेगा ये कार के नीचे। ये कार का ऊपर वाला पार्ट है और ये नीचे वाला पार्ट है। जैसे ही इसका प्रेशर इस पे आएगा, हमारा बीप की आवाज आएगी। इस तरीके से ये काम करता है जैसा ये फोटो में। COP सबको पता है। COP कंट्रोल ऑपरेटिंग, जो कार के अंदर रहता है, कंट्रोल ऑपरेटिंग पैनल, ये अंदर से काम करता है। इसमें अंदर ये जो नीचे बॉटम में रहता है, यहाँ से हम एक मैनुअल और ऑटो में करने की अगर कमांड रहती है, मैनुअल कर सकते हैं ऑटो में। अगर मैनुअल कर दिया तो बाहर से कोई कमांड नहीं लेगा। कभी कभी इमरजेंसी में हमारे टेक्नीशियन यूज कर लेते हैं, अंदर से इसको मैनुअल मोड में डाल देते हैं। तो इसकी चाबी को, ये हमारे मेन कंट्रोल रूम में रहनी चाहिए, किसी को भी ऐसे नहीं देनी चाहिए। कैबिन की लाइट, ये एक पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है फॉर लिफ्ट टेक्नीशियन। LED लाइटें आती है, डेकोरेटिव लाइट आती है आजकल, जिससे कि एस्थेटिक बढ़ जाता है। अगर लाइट आपकी ओके है, कैबिन साफ सुथरा है, तो कंप्लेंट कम हो जाती है और आपका फीडबैक भी अच्छा आता है क्लाइंट से। तो लाइटें, इमरजेंसी लाइट जरूर होनी चाहिए। ऑब्जर्वेशन कई साइटों से है कि वहां पर जैसे ही सप्लाई जाती है अंधेरा हो जाता है, तो ये काफी क्रिटिकल पॉइंट है। अंधेरा नहीं होना चाहिए, इमरजेंसी लाइट होनी चाहिए। इसके लिए अलग से बैटरी होती है। एग्जॉस्ट फैन इसमें जरूर होना चाहिए। ये नीचे एग्जॉस्ट फैन है जो लगा रहता है। अच्छी RPM का होना चाहिए, जिससे कि प्रॉपर वेंटिलेशन रहे लिफ्ट के अंदर। फोटो सेल डिटेक्टर, ये सबने देखा होगा, सेंसर जैसे हाथ देते हैं लिफ्ट में ऐसे डोर के अंदर, तो ये फिर से उसको ओपन कर देती है, क्लोज होने से बचाती है। तो ये सेफ्टी फीचर्स है। एक सेफ्टी फीचर्स
कार ऑपरेटिंग पैनल की हमने पहले भी बताई, डोर की, कि उसमें ऊपर जो हुक है ना, जब डोर बंद होता है, जब तक वो हुक ना लगे तब तक डोर बंद नहीं होगा। डोर बंद नहीं होगा तो लिफ्ट नहीं चलेगी। तो वो भी दूसरी फीचर्स है। ये इंफ्रारेड ये आपको नहीं दिखाई देगी, ऐसे ये रेड कलर से सेंसर से ये जो सेंस करती है हैंड को, रेड कलर की जो इसमें दिखा रखी है, कोई इसमें कुछ भी आ जाए। ये हमारा जो रहता है कार के ऊपर रहता है, जिससे मैनुअल हम कार को अप डाउन कर सकते हैं। मैनुअल ये लिफ्ट मशीन रूम में भी होता है, कार के ऊपर भी रहता है टॉप पे। लेवल एंड स्पीड सेंसर ये कार में लगे रहते हैं, जिसका हमने बताया कि जब लेवल आ जाता है, मैग्नेटिक सेंसर जो रहते हैं वो वहां पर एक लेवल पे आके किस भी फ्लोर पे जाने वहां रुक जाती है। और वहीं पर स्पीड के सेंसर भी होते हैं। जब आप फिफ्थ फ्लोर पे अगर मान ले आके रुक गया आपने फिफ्थ की, उसके बाद फिर से स्पीड पकड़ना होता है, तो वो सेंसर भी होते हैं, कब स्पीड कम करनी, कब स्पीड ज्यादा करनी है, सब सेंसर इसमें आपको मिलेंगे। कैमरेज भी आपके लगे होने चाहिए। कैमराज भी काफी जरूरी है, इसमें कोई बंदा फंसता है वो भी देख लेते हैं। बैटरी एआरडी के लिए यूज करते हैं, डीसी बैटरी, और एक अंदर इमरजेंसी लाइट के लिए यूज होती है। तो ये टाइमली आपको चेक करते रहने पड़ते हैं। एक आता है सिस्मिक स्विच, ये कहीं पर होता है कहीं पर नहीं लगा रहता है। कोई वाइब्रेशन आए, जैसे भूकंप के टाइम पे आ सकती है, अर्थक्वेक के टाइम पे आ सकते हैं, तो ये ऐसा ऐसा आपको दिखेगा लगा हुआ। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लगवा सकते हो जहां नहीं लगा हुआ है। अब एक इसमें नहीं आया, एक इसमें हम नीचे डिवाइस लगाते हैं लिफ्ट कार के अंदर, एक 2-3 फीट के आसपास, जिसमें कि लिफ्ट अगर लेवल से ऊपर हो जाते हैं तो पैर ना जाए। वो भी एक उसमें सीट लगती है, उसमें पैर नहीं जाता अगर लेवल ऊपर नीचे हमारा है। देन ये डूज एंड डोंट्स है लिफ्ट के। ये सबको पता है कि क्या करे क्या नहीं। एक तो लिफ्ट के अंदर जितना मैंने बताया, लिफ्ट का लाइसेंस मस्ट है। अगर लाइसेंस नहीं है तो आप लिफ्ट को ऑपरेट नहीं कर सकते। रिस्पॉन्सिबिलिटी साइट टीम की होती है लिफ्ट के लाइसेंस के लिए। इसमें लिफ्ट वाली ओईएम कंपनी कुछ नहीं करेगी। तो हर साल आपको रिन्यूअल कराना ये साइट टीम का ही काम है। तो इसमें अगर लिफ्ट कार फुल है, ये डूज है कि क्या करना हमें चाहिए। इफ द कार इज फुल तो हमें बाहर वेट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि फुल है उसको ओवरलोडेड कर दे और फिर अलार्म आए फिर से निकले, वो एक अच्छी आदत नहीं है। जब हम एलिवेटर के अंदर जाए तो सीधा जाए और लास्ट में जाके सीधा स्ट्रेट खड़ा हो जाए, ऐसा बैक में नहीं खड़ा होना चाहिए। अगर पेट एनिमल्स है किसी के पास तो उसको सर्विस एलिवेटर यूज करनी चाहिए, पैसेंजर एलिवेटर यूज नहीं करनी चाहिए। कईयों की आदत होती है कि हाथ से रोकने की कोशिश करते हैं, वो बैड हैबिट है, वो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जो जैसे एंटर कर रहा है भाग के आ रहा है, अगर आप फोटो में देखोगे ना, तो ऐसे नहीं आना चाहिए लिफ्ट के अंदर। कभी भी वेट करना चाहिए फिर से आ जाएगी लिफ्ट। देन अगर किसी को एबनॉर्मल साउंड, कोई बैरिंग की आवाज या कोई बीप की आवाज सुनाई दे तो तुरंत ही उसका हमें एक्शन ओईएम टीम को बताना चाहिए कि ये इसमें आवाज आ रही है। क्योंकि लिफ्ट में इतनी चीजें हमने बताई अब तक, जो हम देख रहे हैं ना, सारी इंटीग्रेटेड है, सबकी इंटरलॉकिंग है। अगर एक डिवाइस में प्रॉब्लम आएगी तो वो दूसरे को भी डिस्टर्ब करेगा और लिफ्ट का प्रॉब्लम काफी बढ़ जाएगा और फिर शट डाउन में आ जाएगी 2-3 दिन के लिए। तो साथ के साथ ही हमें जो भी प्रॉब्लम आती है उसके साथ रेक्टिफाई करनी चाहिए। अब जब लिफ्ट के अंदर है तो आपको जो हमारे कस्टमर है, डूज एंड डोंट्स ये सब जगह लगे होने चाहिए। और एक रेस्क्यू ट्रेनिंग
जरूर होनी चाहिए। मंथ में नहीं कर सकते तो क्वार्टरली तो मस्ट है। वैसे तो मैं सुजेस्ट करता हूँ कि जितनी भी ओईएम टीम है हमारी, सबको लिफ्ट के, टेक्निकल टीम को लिफ्ट के रेस्क्यू का पता होना चाहिए। क्योंकि लिफ्ट रेस्क्यू अगर बंदा सही टाइम से नहीं होगा तो वो काफी अच्छी खासी मेल डालता है, जो हाईलाइट हो जाती है टॉप मैनेजमेंट को। इस ट्रेनिंग में हमने लिफ्ट रेस्क्यू ट्रेनिंग को इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि ये फिर काफी टाइम हो जाएगा, इसमें कवर नहीं कर सकते। डोंट्स क्या है जो नहीं करने चाहिए, जैसे फोटो में आप देख रहे हो, ये सब आपको देखने को मिलेगा। ये जैसे फोटो नंबर 3 में है ना, जहां पर फिट आउट चलता है, ऐसे सामान को ढोते हैं। रोकना है आप लोगों को। लिफ्ट को भी गंदा करते हैं और सामान आगे है, आदमी पीछे है, और लिफ्ट के नीचे कुछ रख देते हैं, ईंटें वगैरह या कुछ, किस जिससे डोर बंद ना हो। डैमेज करती है ये सब चीजें, काफी हार्मफुल है, और प्रॉब्लम आ जाती है, फिर एस्केलेशन होता है। तो जहां भी फिट आउट का काम चल रहा हो तो आपको ये ध्यान रखनी है चीजें सब। ये लिफ्ट के अंदर लगाने हैं। अब ये तो हमने सेफ्टी वगैरह सब बता दी लिफ्ट की। अब एस्थेटिक भी हमें देखना होता है। हमारा जो जो प्रोफाइल है, हम जहाँ भी कमर्शियल रेजिडेंशियल मॉल में जहाँ करते हैं, तो लिफ्ट साफ सुथरी होनी चाहिए। तो डेकोरेशन के लिए भी काफी चीजें होती है, जैसे कि हम एक डेकोरेटिव लाइट भी लगा सकते हैं, एग्जॉस्ट फैन जो रहते हैं उसको डेकोरेट कर सकते हैं, और क्लीनिंग का स्टैंडर्ड, क्लीनिंग अच्छी करे उसमें। और लिफ्ट के अंदर प्रॉपर जो लाइसेंस रहते हैं प्रॉपर फ्रेम से लगाए, तो उससे डेकोरेशन लिफ्ट का काफी अच्छा रहेगा, और डेकोरेशन अच्छा होने से फीडबैक अच्छा आएगा। तो कंप्लेंट जितनी भी हमने देखी है उसमें हर दिन अगर 10 से 15 कंप्लेंट आती है ना, तो लिफ्ट की कंप्लेंट भी जरूर इंक्लूड होती है। और लिफ्ट की कंप्लेंट कई बार इतनी हाई हो जाती है कि टॉप मैनेजमेंट तक आ जाती है। तो लिफ्ट का तो ध्यान देना जरूरी है। अगर कुछ है तो आपको वो एस्केलेट करनी है ओईएम टीम को। और एक चीज जो हम लोग करते थे कि ओईएम टीम के साथ मीटिंग जरूर करते थे मंथ में बुला के, कि ये इशू आया लिफ्ट की, तो जो भी प्रॉब्लम है प्रायोरिटी पे रखनी है, एमओएम बनाने हैं, मंथली बुलाना है। मंथली नहीं अगर कोई आ सकता तो क्वार्टरली तो मस्ट है। क्वार्टरली तो आपको थ्रोली चेक करना है सारा सिस्टम उनके साथ आके। देन एमओएम भी बनाने हैं, जो क्वार्टरली या मंथली आपके प्रॉब्लम आपने इशू वहां पर देखे वो रेक्टिफाई हुए या नहीं, फिर नेक्स्ट मीटिंग में भी बुलाने हैं। एक एक करके लिफ्ट के जो भी इशू है वो सारे आपको सॉर्ट आउट करने हैं। अब लिफ्ट का, एलिवेटर का डेकोरेशन का थोड़ा सा हम बता देते हैं। कैबिन का, लैंडिंग डोर का डेकोरेशन, ये कहीं पर तो काफी अच्छी अच्छी लिफ्टें हमने देखी है। डेकोरेशन एक तो फॉर्मिका स्टेनलेस स्टील की होती है, फुल स्टेनलेस स्टील, ग्लास, वुड ग्लास की भी पैनोरामिक जो व्यू आता है जिससे, जो मॉल वगैरह में लगी रहती है। और आपने डीएलएफ वगैरह की बिल्डिंगों में या कहीं जगह पे आपने देखा वुड का भी डेकोरेशन होता है, वुड से जो करते हैं। बट जितना डेकोरेशन करते हैं ये सब डिपेंड करता है कॉस्टिंग पे, इनके साथ साथ कॉस्टिंग भी हमारी काफी बढ़ जाती है। ये फुल्ली स्टील का डेकोरेशन है। इस इमेज में अगर आप देखोगे ना, फॉर्मिका एंड एसएस सिल्वर, ये सिल्वर की लुक आती है। ये होटल्स में मैंने देखी थी, होटल में ऐसा लगा हुआ था। एक ये है नंबर 2 पे, ऐसा डेकोरेशन भी रहता है लिफ्ट का। एक ग्लास वाली ये मॉल वगैरह में आपको मिलेगी, मॉल के अंदर। वुडन कैबिनेट रेजिडेंशियल सोसाइटी में भी, बट इसमें पॉलिश वगैरह का वो आपको प्रॉपरली कराना रहता है। ग्लास भी अंदर लगे रहते हैं लिफ्ट में, वो लिफ्ट के अंदर। डोर भी कई टाइप के आते हैं, ये कलर में भी आप कई जगह पे कलर वाले भी रहते हैं लिफ्ट के अंदर। ये सिल्वर कोटेड, गोल्ड कोटेड, रोज स्टेनलेस स्टील, ये कई जगह पे इस टाइप से आपको मिलेगी। ये सब होटल वगैरह में आपको मिलती है। ये आप कुछ इस पे कई जगह पे जैसे कि कुछ लिखवाना है कंपनी का लोगो वगैरह, वो भी आप यहाँ पर आपको मिलेगा। एक ये पैनोरामिक डिजाइन रहता है, इसमें सेंटर में इस टाइप का ये डिजाइन आ जाता है, साइड में ये साइनिंग करती है लिफ्ट। तो ये भी काफी डेकोरेटिव है इसका। पुश बटन में भी, पुश बटन ये 2 टाइप के जो मैंने पहले बताया था, एक में तो ये इंडिकेशन आता है, एक में कमांड भी रहती है कि कहाँ जाना है। तो ये 2 टाइप के
पुश बटन रहते हैं। एक एलईडी वाला ये हमारा है डॉट मैट्रिक्स टाइप का, कहीं कहीं पर ये डॉट मैट्रिक्स वाला मिलेगा। एक एलसीडी, ये आजकल चल रहा है नई लिफ्टों में, कहीं कहीं पर देखो है सबसे ज्यादा डेकोरेटिव ये रहता है। चंद्रशेखर जी, हाँ अभी मिस्टर चंद्रशेखर आपको कुछ लिफ्ट के बारे में और बताएंगे। और तो चंद्रशेखर। मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग सर, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग जी, मॉर्निंग। आप बंद कर दीजिए, मैं इधर से चालू करूं। मैं अभी राजेश सर ने काफी अच्छा बताया, बट कई चीजें मैं साइट्स पे विजिट करता हूँ, नई चीज मेरे को जो उन्होंने बताया, ऐसा नहीं कि कई चीजें कईयों को नहीं पता। कुछ पुराने एम्प्लॉयज हैं, सबको पता है, बट कुछ चीजें नहीं हो रही हैं। उनमें से जो चीज मेन है वो मैं देख रहा हूँ कि ओईएम की रेस्क्यू ट्रेनिंग मुझे साइट्स पे जब मैं ऑडिट करने जाता हूँ तो वो नहीं मिल रही है। उसका, मेरी आवाज क्लियर है ना? यस, क्लियर है सर। हाँ ठीक है। ओईएम की जो रेस्क्यू ट्रेनिंग अगर आप नहीं करवा रहे हैं तो प्लीज उसको करवाइए, ये मोस्ट अर्जेंट है। इसमें जरूरी नहीं कि हमारा ऑपरेटर है, हमारे टेक्नीशियंस भी हैं, और कहीं पे हमारे पास अगर सिक्योरिटी मिली हुई है, हमारी साइट पे सिक्योरिटी भी है, तो सिक्योरिटी गार्ड को भी एटलीस्ट साथ में इन्वॉल्व किया जाए। ये मैं साइट्स पे कहीं पे बाई मंथली या क्वार्टरली जाता हूँ तो मुझे ये चीज नहीं मिल रही है। क्यों करवाया मैंने मत कर दो की एंट्री करनी है। आप अपने एंड पे प्लीज इसको इंटरनली चेक कीजिए कि ये क्यों नहीं हो रही है। और ये म्यूट कर लीजिए, किसका है प्लीज, डिस्टर्ब हो रहे हैं। ओईएम की रेस्क्यू ट्रेनिंग जिस साइट्स पे अगर नहीं हो रही है, मैं जब भी ऑडिट में क्वार्टरली या मंथली जाऊंगा या बाई मंथली जाता हूँ या 6 मंथ बेसिस पे जाता हूँ, तो वो मैं एक बार प्लीज जरूर सारी साइट्स पे जरूर चेक करूंगा। और उसका ये आपको ओईएम की ट्रेनिंग का जो उससे ओईएम है वो करवानी का जो उसकी अटेंडेंस शीट है उसकी जरूर मैं चेक करूंगा। तो जो कि नहीं हो रही है, मैक्सिमम साइट्स पे नहीं हो रही है। और रेजिडेंट के जो डू एंड डोंट्स हैं, ताकि रेजिडेंट को लिफ्ट जो है ना नई कई बार ऑपरेट करनी आती है, तो एटलीस्ट रेजिडेंट के डू एंड डोंट्स भी जो है या उनके नोटिस बोर्ड पे या लिफ्ट के कहीं आउटसाइड में वो होने चाहिए। कहीं पे जो रेजिडेंशियल साइट है वहां पर ये कंप्लेंट्स आती हैं कि हमें लिफ्ट उनको ऑपरेट नहीं करनी आती है। ये चीज कई साइट्स पे है, और अच्छी साइट्स पे मैं देखता हूँ कि वो काफी कुछ उस पे भी लगा देते हैं और उनको मैसेज वगैरह भी भेजते हैं। बट मैक्सिमम साइट्स पे रेजिडेंशियल पे नहीं मिल रहा है मेरे को, चाहे वो इंटरनल है या एक्सटर्नल है। सेकंड, जो मैं जाके साइट्स पे देखता हूँ, मेरे को डोर सील और नहीं क्लीन मिलती हैं। उसके लिए बताया गया कि एक ब्रश लेना है पेंट वाला, 2 इंची का, उसे क्लीन करना है। बट वो उसकी लॉगबुक अगर मैं चेक करता हूँ लॉगबुक के हिसाब से, तो उसमें उसने करेक्ट किया होता है कि डोर सील क्लीन की हुई है, बट प्रैक्टिकली मुझे नहीं मिलता है। अगर आपकी साइट पे है ऐसा, तो प्लीज प्लीज उसको आप इंश्योर कीजिए, जब आप राउंड लेते हैं तो किसी भी एक फ्लोर पे जाके जरूर देखिए। ये पॉइंट जितने भी मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, जो कि सर ने थ्योरेटिकली बताया, बट मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द साइट्स पे जो मुझे कॉमन प्रॉब्लम मिलती है जिससे कंप्लेंट्स आने का चांसेस होता है और ब्रेकडाउन या उसमें प्रॉब्लम आती है, वो पॉइंट जो मैंने नोट किए हैं साइट्स पे, वो मैं आपको कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। उसके बाद डोर सेंसर और डोर सील ये आपको क्लीन करवाने होते हैं।
सील तो आपको डेली बेसिस पे करवानी है। उसके बाद गया मेरा टू वे कम्युनिकेशन। टू वे कम्युनिकेशन शायद सबको पता होगा, कई साइट्स पे नहीं है बट कईयों पे टू वे कम्युनिकेशन होता है इंटरकॉम का। मशीन रूम से लेकर कार तक का, और कार से लेकर जो है बाहर अगर कोई गार्ड बैठा है या कंट्रोल रूम के अंदर, इसको बोलते हैं टू वे कम्युनिकेशन जो होता है। ये होना चाहिए, जरूरी है। बट कई साइट्स पे अगर बाहर वाला इंटरकॉम नहीं लगा हुआ, एटलीस्ट जो उसका अलार्म वाला लगा हुआ है वो काम करना चाहिए। एटलीस्ट उनसे बात हो जाए कि अंदर रेजिडेंट पैनिक ना हो, तो वो काम करने चाहिए। बट मैं जाके एक बार देखा कि उसमें उसने उसने लॉग बुक में बिल्कुल ठिका मार रखा है एकदम ओके ओके ओके, बट एक्चुअल में उसका इंटरकॉम काम नहीं कर रहा है। ऐसा मत कीजिए। अपनी साइट टीम के जितने भी टीम के मेंबर्स हैं वो इस चीज का ध्यान रखें, चाहे वो सुपरवाइजर है, टेक्निकल है या टेक्निकल मैनेजर है, जो इस चीज का ध्यान नहीं रखते कि वो लॉग बुक भर तो रहा है ना, लॉग बुक भर रहा है बट प्रैक्टिकली उसमें मेरे को, मैं देखता हूँ जाके इंटरकॉम नहीं काम कर रहा होता है, या कईयों में 10 में से एक ऐसा होता है कि इसका अलार्म काम नहीं कर रहा है। वो मेरे को ये आंसर देता है सर आज ही खराब हुआ है। मैं ये कहूंगा कि मेरे को आंसर देने की जरूरत नहीं है, आप जैसे ही खराब होता है प्लीज उसका जो भी उसका प्रोटोकॉल है फॉलो करना है। वो साइट पे इंजीनियर को बुलाना है या सर्विस इंजीनियर को जो कॉल है वो करनी है। उसके बाद मैं देखता हूँ कि साइट्स पे, कई साइट्स पे शेड्यूल आता है। शेड्यूल अभी इन्होंने भी बताया था, शेड्यूल होना चाहिए। जो एएमसी दे रखी है या सीएमसी दे रखी है उसमें सर, उनका शेड्यूल। सर मेरा हाँ एक जी क्वेश्चन है। जी। ये जो ईपीबीएक्स बॉक्स सिस्टम होता है, टेलीकॉम सिस्टम, ये कोनी की एएमसी के अंडर आता है या फिर ये एसेसरी हमारे अंडर आती है? ईपीबीएक्स वाला जो होता है वो क्या नाम है, अगर हमने प्रोजेक्ट ने ये केबल खुद डाली होती है, ठीक है, उसमें केबल के ऊपर जो कार्ड जिसके अंदर जाके लगता है, अंदर वाला जो सिस्टम है वो आपको कोने वाला या लिफ्ट वाला आपको हेल्प करेगा। बट ठीक आपका है। जो बाहर का है, मान लो ईपीबीएक्स आपने बाहर लगवाया, किसी मतलब वेंडर के थ्रू लगाया, तो दोनों की कॉम्बिनेशन में ही ये काम होगा। आपने मान लो ओके। बहुत सारे इंटरकॉम्स हैं, तो इंटरकॉम तो बाहर है, वो प्रोजेक्ट ने दे दिया था किसी और को, बट जो लिफ्ट के साथ जो कनेक्ट हुआ है, लिफ्ट के इंटरकॉम के जो अपना इनसाइड कार में, तो वो हाँ जी। ओईएम जब सर्विस करने आता है तो आप अपने ईपीबीएक्स वाले वेंडर से भी बात कर सकते हैं कि इसका कम्युनिकेशन, केबल का कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, तो आपको ज्वाइन एक्चुअली करवानी हमारे यहाँ पड़ेगी। पे ना ईपीबीएक्स बॉक्स जो है वो मशीन रूम में है, और जो कंट्रोल कार्ड लगे हुए हैं वो अंदर कार में भी लगे हुए हैं। अब उसका हाँ। बोलना ये है, कोनी का है कि भाई जो ईपीबीएक्स बॉक्स है ये एसेसरी, एक्सटर्नल एसेसरी है, जो हम्म। आपके अंडर आती है, एएमसी के अंडर नहीं आ रही है वो। नहीं देखिए बिल्कुल ठीक, उसमें मैं बता रहा हूँ ना, जो प्रोजेक्ट टीम होती है, जब ये प्रोजेक्ट लगा होता है, आपकी कौन सी साइट है? माइंडस्केप। माइंड्स के। प्रोजेक्ट वाली टीम जब शुरू में हो रहती है तो उसमें ये रहता है कि ईपीबीएक्स वाला जो लगाने का कॉन्ट्रैक्ट है वो किसी और को दे देते हैं कई बार, और कई बार जो है इंटरनली भी हो जाता है, हमारा ईपीबीएक्स लग जाता है। तो इंस्टॉल तो ईपीबीएक्स सर, इंस्टॉल, हाँ इंस्टॉल तो कोनी नहीं की है। नहीं, मैं बताता हूँ उसमें क्या होता है। इंस्टॉल कोनी नहीं की है। इंस्टॉल कोने ने किया है तो उसमें अगर एएमसी में कवर नहीं है तो उसको एएमसी में एक लाइन ऐड करवा दीजिए। नहीं, अगर एएमसी जब दी जाती है तो उसको एक बार दोबारा रिव्यू करवा लीजिए। जब एएमसी आपके यहाँ से कहाँ सेंट्रल टीम से होती है ना, हाँ जी। हाँ, तो उसको रिव्यू करवा लीजिए, ताकि वो उसका अगर पॉइंट ओके नहीं, सर। कई बार नहीं लिखा होता है तो हो जाएगा। अगर ईपीबीएक्स किस कंपनी का है तो वो उसमें फॉल्ट है, तो फिर मैं ये कहूंगा कि उसको ईपीबीएक्स वाले एक्सपर्ट को बुलाया जाए। ठीक है सर। क्लियर? ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक ठीक है। हाँ ठीक है। बट जो हमारा टू वे कम्युनिकेशन है, जो मैं वर्ड कर रहा हूँ, वो कम्युनिकेशन फेल जैसे हमारे इंटरकॉम्स हैं और ये खराब ना हो। ऐसा मैंने दो तीन हमारी एक दो और इंटरनल साइट, एक्सटर्नल साइट पे भी देखा है कि मशीन रूम में इंटरकॉम काम नहीं कर रहा है, बट उनके लॉग बुक में बिल्कुल ठीक ठीक लिखा हुआ है कि यस काम नहीं, काम कर रहा है जी, काम कर रहा है, क्योंकि उसने उसको चेक नहीं किया इंटरकॉम को। तो मेरा पर्पस ये कहने का था कि एटलीस्ट आपकी नॉलेज में होना चाहिए कि इंटरकॉम काम क्यों नहीं कर रहा है,
और वो आगे एस्केलेट होना चाहिए सीनियर लेवल पे, जो आपके एस्टेट मैनेजर हैं या उनको तक होना चाहिए, ताकि वो एस्टेट आपके मैनेजर एटलीस्ट सोल्यूशन ले लें। एएमसी में डलवाना है या ईपीबीएक्स वाली टीम को बुलाना है या उसे कॉन कॉल करके दोनों को ज्वाइंट मीटिंग करानी है, उस पर विजिट करवानी है, तो वो बेटर रहेगा कि एटलीस्ट वो नॉलेज में तो आए ऑपरेटर के थ्रू। ठीक है। और नेक्स्ट मेरा जो आ रहा है इसमें शेड्यूल, जो आपका शेड्यूल है एएमसी का, उसका मंथली जो सर्विसिंग करते हैं, वो कोड वाइज आप प्लीज जरूर इंश्योर करो कि वो एज पर कोड जो वो काम भेज रहा है, तो उस कोड के हिसाब से वो जो मैन पावर भेज रहा है, जो वेंडर मैन पावर भेज रहा है, तो क्या उसी कोड के हिसाब से काम कर रहा है, या वो आया और उसकी सर्विसिंग नॉर्मल क्लीनिंग करके या जो नॉर्मल 1-1.5 घंटा बिता के चला गया। क्योंकि उनके भी एक्सपर्ट जो है ना, वो कोड के हिसाब से आएंगे। हाउसकीपिंग के लिए आया था, हाउसकीपिंग के लिए अलग टीम आएगी, बट जनरली मैं देखता हूँ कि वो एक्सपर्ट होते नहीं है, वो आके अपना वो सिर्फ कोड पे आपको रिपोर्ट बना के देके चले जाते हैं। जो ये बारीकी की बात बता रहा हूँ, जो मैं फील करता हूँ कि आता है एक ही बंदा है जी हमारी साइट पे, मैं पूछता हूँ कौन आता है सर, वो वाला टेक्नीशियन आता है, बट वो उस चीज का तो एक्सपर्ट होता नहीं है, वो उसका एक्सपर्ट है नहीं, तो फिर वो काम कैसे कर रहा है। तो हाउसकीपिंग का वो केवल क्लीन, मैं मानता हूँ पिट क्लीनिंग करेगा, डोर क्लीनिंग करेगा, बाकी आपकी चीज क्लीन करेगा, बट वो टेक्निकली एक्सपर्ट नहीं है, तो उसमें बट फिर भी वो उसकी मंथली रिपोर्ट आई, एज पर कोड आई, उसने कोड किया, आपसे साइन कराया और चला गया। तो उससे ये प्रॉब्लम आ रही है, जो जो काम उसमें सर्विसिंग होनी थी, जो उसमें पार्ट को क्लीन या जो भी उसमें करना था, उसको चेक करना था, एज ए पीपीएम जिसको हम बोलते हैं, वो करना था, वो नहीं हो पाता है, जिससे हमारी लिफ्ट में नुकसान आता है। ये मैं प्रैक्टिकली देख रहा हूँ। एक लिफ्ट की जो राइड है, मैं मैक्सिमम साइट्स पे जब जाता हूँ तो लिफ्ट की राइड जो होती है, एक बार आप ग्राउंड फ्लोर से या बेसमेंट से लेकर टॉप लेवल तक जाइए, आपको लिफ्ट जो है ना जिग-जैग करती मिलती है कई साइट्स पे। जबकि मैंने पूछा कि सर्विस कब हुई, सर लास्ट टाइम पे हो रही है, सर शेड्यूल भी टाइम पे आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, बट आपकी लिफ्ट जो है जिग-जैग कर रही है। ग्राउंड से गए ऊपर तक, टॉप तक गए, ये प्रैक्टिकली मैंने देखा है। मैं साइट का नाम नहीं लूंगा, कई साइट से मुझे मिलता है, बट वो विजिट हो रही है, सर्विस हो रही है, सब कुछ टाइम पे हो रहा है, बट फिर प्रॉब्लम क्यों है? अगर प्रॉब्लम है तो हमें क्यों सामान नहीं रहता तो सामान है ना। हाँ, आप मेरी वॉइस क्लियर आ रही है ना? ये पॉइंट आप प्लीज नोट कर लीजिए, जो मुझे प्रैक्टिकली साइट्स पे फील होते हैं। हमारे क्या पॉइंट्स है, हमारे क्या पॉइंट्स है। एक प्रॉब्लम मेरे को और मिलती है, स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग जर्क। ये थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए, कौन है म्यूट? हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ सर। हाँ बताइए। सर न्यू साइट्स है तो हमारे यहाँ पे जो लिफ्ट में है वो सेकिंग मूवमेंट बहुत होता है वाइल ट्रेवलिंग। ट्रैवलिंग लिफ्ट के, यस सर, कार का जो मूवमेंट है, मूवमेंट सेकिंग मूवमेंट होता है सर वाइल ट्रेवलिंग। और दूसरा आवाज आती है, उनका प्रॉपर लुब्रिकेशन नहीं है, शायद उसकी वजह से हो सकता है आवाज का, लेकिन उनमें प्ले ज्यादा होने की वजह से सेक करती हैं। देखिए अभी अभी मैंने ये पॉइंट ही बता रहा था जब आपका ये क्वेश्चन आया कि जब हम डेली चेक करते हैं, तो आपने भी बता रहा कि मेरी साइट पे आता है, ऐसा मैं ये बोल रहा हूँ कई साइट्स पे आ रहा है कि जब हम ग्राउंड लेवल से चलते हैं और टॉप तक तुरंत कंटिन्यू जाते हैं, तो लिफ्ट हमारी ऐसे ऐसे जिग-जैग करती है। ठीक है। अभी जब सर ट्रेनिंग दे रहे थे, राजेश जी ट्रेनिंग दे रहे थे, तो उसमें देखा उन्होंने कहा था ना कि कुछ बेस रेल, गाइड रेल, कुछ वर्ड कहा गया था। ठीक है। उसमें कुछ लूज हो जाता है, तो वो आपका जो ओईएम जब उस कोड पे आएगा, जब मैं कोड की बात कर रहा हूँ, वो जब चेक करेगा, तब उसको पिन पॉइंट चेक करो कि क्या तुमने ये वाला पॉइंट चेक किया कि आपका हो सकता है कि आपका बेस रेल में या कहीं उसमें रेल होती है ना, गाइड रेल, उसमें लूजनेस तो नहीं आ गई। जनरली ये जो कारण आप बता रहे हैं, ये रेल जो लूज हो जाती है ना, उसके कारण आता है। और हमारी जो ट्रेवलिंग आती है, अगर हम बेसमेंट या ग्राउंड से कंटिन्यू टॉप फ्लोर पे जाएंगे, तो आपकी जो ऐसे शेक करेगी, हल्की हल्की मूव करेगी, किसी किसी फ्लोर पे ज्यादा शेक करेगी। सर ये तो सर ये जो राजेश सर ने जो पॉइंट बताया था वो पॉइंट ठीक है, वो वेयर एंड टियर की वजह से भी होता है, लेकिन हमारी न्यू साइट है तो अभी हम टेक ओवर कर रहे हैं, उस दौरान ये हाँ, प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आ रही हैं। तो जो आप ये प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ, कई साइट्स पे मुझे मिल रही है। आपकी कौन सी साइट है? मिलेनिया 2 सर।
मिलेनिया 2। तो ये मिलेनिया 2 में भी एक बार देख के आया था, उसमें प्रॉब्लम आ रही है। ये पॉइंट मैं ऑलरेडी आपकी शायद रिपोर्ट में लिख के भी आया हूँ। आपकी जो मंथली रिपोर्ट है उसमें अगर आप जी देखेंगे, सर। मैं फाइल बना के आया हूँ, उसमें लिख के आया हूँ। गैप कुछ होना उसमें चाहिए। आपको ओईएम को बोलना पड़ेगा इसकी जिस दिन इसका कोड आता है, ठीक है, तो उस कोड के यस दौरान सर। एक एक लिफ्ट को एटलीस्ट हाफ एन आवर या 1 आवर के लिए बंद करके पूरा अंदर शाफ्ट में जाके वो चेक करेगा अपने आप। सर एक पॉइंट और था, जी लैंडिंग डोर और कार डोर के बीच में जो गैप होता है दोनों डोर के बीच में, वो मैक्सिमम कितना 35 सेंटीमीटर अलाउ है, कितना होना चाहिए? सर, जो हमारा ये बंद होते हैं दोनों डोर। नहीं सर, कार का और जो लैंडिंग डोर दोनों के बीच में जो गैप होता है, डिस्टेंस जो वर्टिकल जो है ना दरवाजे में, हाँ ग्राउंड फ्लोर पे सर, वो गैप ज्यादा है सर वहाँ पे 30, कई जगह 40 40 हाँ, सेंटीमीटर से तो भी इसका ज्यादा है। मतलब वो ऐसे दिखता है क्या, वो आप बोल रहे हो? यस सर। जब दोनों डोर, हाँ, तो वो प्रॉब्लम है, नहीं होना चाहिए। उसमें क्या होता है, एक हल्का सा एयर गैप रहना चाहिए, बस हल्का सा, उसमें गैप नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो आपको। नहीं सर, क्लोजिंग क्लोजिंग डोर का नहीं बात कर रहा हूँ मैं, हाँ, यहाँ आपका जो लिफ्ट का है और प्लस जो फ्लोर डोर है, उन दोनों के बीच में जो वर्टिकल जो फ्लोर लेवल, हॉरिजॉन्टल गैप आप, है। हाँ, फ्लोर लेवल की बात कर रहे हैं। जी सर। फ्लोर लेवल, फ्लोर लेवल के जब कार, दोनों के बीच में सर। हाँ हाँ, देखो, एक कार का लेवल है और हमारी कार आके रुकती है, तो उसमें नीचे डाउन चला जाता है, आप उसी की बात करते हो ना? सर, जब ग्राउंड फ्लोर पे लिफ्ट खड़ी हुई है, कार हाँ डोर हाँ और लैंडिंग डोर के बीच में जो गैप होना चाहिए उसकी बात कर रहा हूँ सर हाँ मैं। हाँ। वो ज्यादा है, जैसे मान लो इतना गैप है कि आपका ये माउस भी उसके अंदर से चला जाएगा गिर गया तो। अच्छा, वो वाला जो ये गैप है जो, यस सर। कॉरिडोर और जो लैंडिंग, हाँ, अच्छा, मैं समझ गया। मैक्सिमम कितना वो होना चाहिए सर? 25 30? 2 3 लिफ्टों में सर ऐसा प्रॉब्लम है, गैप ज्यादा है। ज्यादा है, बट यस उसका सर। क्या हो उसके लिए मैं आपको बताऊं, ओईएम के पास कुछ सोल्यूशन सर रहता मैंने है बात कि, किया था, बोला इंस्टॉलेशन का प्रॉब्लम है, मेंटेनेंस वाला बोलता है हाँ इंस्टॉलेशन वाले ने हाँ, फिटमेंट बिल्कुल के टाइम सही में कह, प्रॉब्लम किया है, उनकी वजह से है। हाँ, क्योंकि जब लिफ्ट लिफ्ट का होता है, मतलब वो ऑर्डर होता है, तो उस हिसाब से उसका कार का डिजाइन किया जाता है, जो कार की शाफ्ट है, ठीक है। और अगर वो उसके आगे ही जो जब इंस्टॉलेशन हो रही होती है, तो वो उसमें जो गैप है वो मिनिमम रखता है, ताकि मतलब हल्का सा सिर्फ टोर्च मार के हल्का सा दिख सके। लेकिन अगर ज्यादा है तो वो इंस्टॉलेशन का ही वो जो पार्ट है जो पूरा जो दिखता है, वो बिल्कुल यस सही सर, कह रहे जहां हो। तक मुझे लगता है सर मैक्सिमम 35 होना चाहिए, 35 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपकी 2 उंगलियां इंसर्ट नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। आपकी बात ठीक है, लेकिन वो उसका अभी कोई सोल्यूशन कैसे हुआ, क्योंकि इंस्टॉल, वो जब इंस्टॉल हुई है वो ठीक नहीं हुई। उस टाइम पे चेक करना चाहिए था, उस टाइम पे चेक नहीं हाँ हुई। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, नहीं हुई वो। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, नेक्स्ट मेरा इसी पॉइंट पे मैं दोबारा आ रहा हूँ। जब भी हम सीनियर लेवल पे या जब जाते हैं, टेक्निकल सुपरवाइजर, टेक्निकल मैनेजर, हर एक लिफ्ट को एटलीस्ट ग्राउंड या बेसमेंट से लेकर टॉप लेवल तक एक बार लेके जाएं, उसका जो राइड है वो स्मूथ नहीं मिलती है, उस यस स्मूथनेस सर। को जरूर चेक करें। उस स्मूथनेस को चेक करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं किसी किसी फ्लोर लेवल पे आपको साउंड, किसी किसी फ्लोर लेवल पे आपको कोई क्या नाम है, वाइब्रेट करेगा, या जिसको जिग जैग हम बोल रहे हैं वो करेगा। सेकंड, मैं आप एक पॉइंट और बता रहा हूँ जो मेरे उसमें नोटिस में आ रहा है, शाफ्ट की लाइट। शाफ्ट के अंदर जो हमारी लाइट्स हैं, जहां पर हमारी कार पूरी ट्रेवल करती है, उस लाइट में या तो मैं देखता हूँ या तो पूरी लाइट जल रही है, जली रहती हैं, किसी को ध्यान नहीं रहता, लाइट ही जल रही हैं। अगर वो खराब हो गई हैं तो फिर, लिसन, हाँ, थोड़ा बात कीजिए या इसको म्यूट कर लीजिए। शाफ्ट की लाइट या तो जली रह जाती हैं, या फिर जब जरूरत पड़ेगी तब वो जलेंगी नहीं, खराब हो जाती हैं। तो एटलीस्ट शाफ्ट की जो लाइट्स होती हैं, जिसका एक स्विच रहता है, वो इमरजेंसी में नीचे हमारा पिट में ही शायद रहता है, या टॉप पे रहेगा, या जैसे उसमें वो शाफ्ट की लाइट आपकी एटलीस्ट ऑन तब होनी चाहिए जब आप चाहो, अदरवाइज शाफ्ट लाइट होने की जरूरत नहीं है, या कोई मेंटेनेंस हो रही है तब आपको पूरी शाफ्ट लाइट ऑन चाहिए। मैं देखता हूँ कि उसमें जो आप गैप बता रहे थे, उस गैप के अंदर, उसी गैप के अंदर से पूरे दिखता है कि पूरी शाफ्ट की लाइटें ऑन है, वो नहीं होनी चाहिए।
और जब मैं लिफ्ट मशीन रूम में जाता हूँ, मशीन रूम में देखते हैं कि या तो जितने भी हमारे डोर्स हैं वो खुले होते हैं। गर्मियों में खुले हैं, मैं मान रहा हूँ कि थोड़ा सा हीटिंग का इशू है, बट सर्दियों में भी खुले रहते हैं और उसमें जो जितने भी कार्ड्स हैं वो डस्ट से भरे होने शुरू हो जाते हैं। या तो हम उसकी मेंटेनेंस करवाएं या फिर उसको एटलीस्ट डोर को क्लोज करके रखें। मशीन रूम के जो अंदर जो हमारा पैनल रहता है वो ओपन रहते हैं। पॉइंट क्लियर है अभी तक? उसके बाद लिफ्ट की एट साइड जो कीज होती हैं, आप उनको आपको पता होना चाहिए कि ये कॉमन पॉइंट के ऊपर रखी होनी चाहिए। अगर लिफ्ट का ऑपरेटर आज ड्यूटी पे नहीं आया तो लिफ्ट की किसके पास है वो ऑलरेडी आपकी एसओपी में डिसाइड होना चाहिए कि ये लिफ्ट की जो रेस्क्यू वाली की है वो यहाँ रखी हुई है या डेस्क हेल्प डेस्क पे है या जिसके भी आप एक सब पॉइंट है उस सबको पता होना चाहिए कि इमरजेंसी में अगर कोई और उस किसी को रेस्क्यू करना है तो लिफ्ट की कहाँ है। लिफ्ट की पता ही नहीं कहाँ है सर, वो तो आज छुट्टी पे है लिफ्ट ऑपरेटर। तो ये जितने पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ ये प्रैक्टिकली बता रहा हूँ जो मुझे साइट पे जाके दिखने को मिलते हैं। उसके बाद आता है शीव, जो लिफ्ट मशीन रूम में जो आपका शीव चलता है जिसके ऊपर रोप जो है आपने देखा ना चलती है, वो शीव घिस जाती है, उसका बुरादा जो आप देखोगे बुरादा गिरने लग जाता है साइडों पे। प्लीज उसको शीव को रोप को एक बार चेक कर लीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं वो बहुत ज्यादा घिस गई है या उसकी डेप्थ अंदर चली गई है, जिसके लिए राजेश जी भी बोल रहे थे उसको चेकिंग मेथड रहता है, तो वो कहीं हमारी शीव ओवर घिस तो नहीं गई है। हाँ जी बताइए, कुछ कह रहे थे आप? अनम्यूट कीजिए, आवाज नहीं आ रही। बताइए, अनम्यूट नहीं हुआ। चाबी दे देता हूँ इनको। सर बताइए। टी टावर में पैसेंजर लिफ्ट में हमारी जो रोप है वो 3 रोप वहां से स्लिप होके आउटसाइड में आ गई थी। तो जब चेक किया तो वहां पे एक रेट मिला, डेड रेट। तो बोला रेट की वजह से बोला रोप स्लिप करके बाहर आ गई थी। इज इट पॉसिबल? पॉसिबल हो सकता है, लेकिन आप ये देखिए, मेरे पास तो कबूतर आया था। नहीं आ जाता है, मैं मान रहा हूँ, बट आप ये देखिए रैट या कोई कबूतर या क्यों आ रहे हैं, हम उस पॉइंट्स को सारी साइट पे करना है कि ऐसी प्रॉब्लम किसी और साइट पे ना आए। ठीक है, आपने बोला रैट है, कई बार एग्जॉस्ट फैन खुला रह जाता है और वहां से कबूतर आ जाता है, ठीक है, तो वो भी हमारे लिए मिस्टेक है। तो उसको बोल दीजिए एक बार उसकी शीव की चेकिंग करवा ले, शीव का या रोप है जो है दोनों है उसकी देख ले कहीं वो ओवर डाउन तो नहीं हो गया, शीव की जो घिसावट है वो ज्यादा तो नहीं हो गई है और जो रोप की घिसावट है वो ज्यादा तो नहीं हो गई है, वो चीज आप चेक करवा लीजिए। नहीं सर, वो चीज चेक कराया था, वो ठीक था, लेकिन उसमें जो गाइड प्लेट लगती है ऊपर, प्रोटेक्शन हाँ प्लेट, वो प्लेट पे अच्छा गैप ज्यादा था, तो मैंने उनको बोला था इस प्लेट को एडजस्ट करो आप। ठीक है, इसका मतलब आपकी शीव और रोप ठीक है। यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट मैं ले रहा हूँ इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर। एटलीस्ट अगर रेजिडेंशियल साइट है तो आप प्रैक्टिकली ये मैं फील करता हूँ कि अगर मान लो मैं किसी लिफ्ट में ट्रेवल करने जाता हूँ, देखने चेक करने जाता हूँ, तो उसमें इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर जो है ना वो या तो लग नहीं रहा है या फिर उसमें क्लियरिटी नहीं होती। अगर लिखा है तो एटलीस्ट वो इमरजेंसी का मतलब कि फिर इमरजेंसी में वो ऑन रहना चाहिए, अगर वो शिफ्ट सेल है या किसी का भी आपने सिक्योरिटी का या कंट्रोल रूम का जो भी दे रखा है, बट वो लगना चाहिए। आप उसको वेरीफाई कर लीजिए। मैं जाता हूँ कई बार वो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर आधा फटा होता है या फटा होता है तो फिर वो उसकी क्लैरिटी नहीं होती है, उसमें कुछ ऐसा मार्किंग हो जाता है कि वो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर इमरजेंसी में काम नहीं होता है। उसके बाद आ गया मेरा रोप मार्किंग। जितनी आपको मान लो किसी रेस्क्यू करना है जिसमें मशीन वाली लिफ्ट है उसमें रोप मार्किंग होती है, शायद वो रोप मार्किंग मैंने कई साइट्स पे देखा है रोप मार्किंग नहीं मिलती है, हट जाती है, लेकिन हमें वो करवानी होती है रोप मार्किंग।
उससे क्या होता है फ्लोर लेवल आपको मशीन रूम में ही पता चल जाएगा कि ये मेरा फ्लोर लेवल आ गया है और इस पे मैं इसको रेस्क्यू कर सकता हूँ। नहीं तो वो जो रेस्क्यू करने वाला जो आपका जो मशीन रूम में ही खड़ा है उसको बार बार कम्युनिकेट करना पड़ेगा और आपका टाइम वेस्ट होगा कि फ्लोर लेवल आया कि नहीं आया। बट मैक्सिमम साइट्स में मैं जाता हूँ फ्लोर लेवल जो येलो मार्किंग है वो नहीं हुई होती उसके अंदर ड्रॉप्स के अंदर। इसके अलावा एआरडी की चेकिंग, एआरडी की जो चेकिंग है वो हमारा वेंडर मंथली तो करता ही है, बट हमारा एटलीस्ट एक पर्सन साथ में कॉन्फिडेंस से ये रखे कि एआरडी चेकिंग हो रही है। अगर हमारे को भी अगर है नॉलेज है एआरडी चेक कर सकते हैं तो एटलीस्ट खुद से भी एक बार एआरडी जरूर चेक करें। ये मेरा पर्सनली एक वो है कि भाई इसको चेक करना चाहिए और अपनी लॉग बुक में जरूर मेंशन करें कि इस तारीख को ये वाली लिफ्ट की एआरडी चेक हुई है और इस तारीख को है। और एआरडी अगर नहीं होती है तो एज पर नॉर्म्स के हिसाब से तो एआरडी आपको लिफ्ट बंद कर देनी चाहिए एटलीस्ट 2 घंटे 3 घंटे ताकि एआरडी की बैटरी थोड़ा जल्दी आ जाए। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है तो प्लीज, नहीं तो मैं इसको क्लोज कर सकता हूँ। कोई है क्वेश्चन और? ठीक है, श्वेता मैम, श्वेता को कॉल करें, बोलना कि हम क्लोज करें। ठीक है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं तो हम मीटिंग आज को क्लोज कर देते हैं। मीटिंग क्लोज कर दें? ठीक है, ठीक है, हम मीटिंग को क्लोज कर रहे हैं अपनी ट्रेनिंग को। बट जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं प्लीज प्रैक्टिकली जो मैंने साइट्स पे देखे हैं इसको जरूर चेक कीजिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। क्वेश्चन आंसर तो हो गए ना? हाँ हो गए, ठीक है बस, ठीक है, ओके। थैंक यू मैम। चलो करते हैं।